मेरे प्यारे दोस्तों, मेरा नाम है सागर डोडेजा। मैं जिस दिन इंजीनियरिंग सर्विसेज का एग्ज़ाम क्लियर किया था तब से लेकर के आज तक के मेडीजी में सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में पढ़ा रहा हूँ और एज अ परमानेंट फैकल्टी मेंबर मैं यहाँ पे काफ़ी सालों से एसोसिएटेड हूँ। और इन एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग वॉज द फर्स्ट सब्जेक्ट विच आई हैव बीन टीचिंग कंटिन्यूसली फॉर सो मैनी ईयर्स। तो यहाँ पे आज बहुत मज़ा आने वाला है, बता रहा हूँ, बहुत ही ज़बरदस्त मज़ा आने वाला है। जो कॉन्सेप्ट आप लोगों को बहुत वीक लगते थे अपने, वो कॉन्सेप्ट आज आपके स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। आप बहुत लिमिटेड टाइम में बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझने वाले हैं। पीछे देख रहे हैं मेरे, और वो है ट्रिकलिंग फिल्टर। ये कुछ डायग्राम्स हैं जो बताने वाले हैं कि अभी हम आगे करने क्या वाले हैं। बहुत मज़ा आने वाला है। पूरी वीडियो में मेरे साथ बने रहिएगा ज़रूर। बहुत मेहनत से वीडियो बनाई है हमने, बहुत ही दिल से बनाई गई है वीडियो आप लोगों को सिखाने के लिए, ताकि आप लोगों के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं। इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारे रिक्वेस्ट आए थे हम लोगों को कि सर ट्रिकलिंग फिल्टर नहीं समझ में आ रहा है, तो ले लीजिए भाई, आपके सामने है, आपका मौका है। साथ ही साथ यही नहीं, कैसे ट्रिकलिंग फिल्टर वर्क करता है, इसके पीछे की सिस्टम बायोलॉजी क्या है, साथ ही साथ इसमें क्या क्या डिज़ाइन पैरामीटर्स होते हैं, कितने तरह के ट्रिकलिंग फिल्टर होते हैं, उसके बाद इसकी डिज़ाइन कैसे करते हैं, फॉर्मूले क्या होते हैं, हर चीज़ हम लोग आज इस पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, स्टार्ट किया जाए हमारा टॉपिक, दैट इज ट्रिकलिंग फिल्टर। ट्रिकलिंग फिल्टर, जैसा कि आप लोग जानते भी होंगे कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। गेट में हमेशा यू कैन एक्सपेक्ट वन क्वेश्चन फ्रॉम ट्रिकलिंग फिल्टर। उसके अलावा इंजीनियरिंग सर्विसेज में ऑब्जेक्टिव तो आप एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं, कन्वेंशनल भी आते हैं। तो इसीलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कुछ टाइम लगेगा ज़रूर, लेकिन बने रहिएगा मेरे साथ और बिल्कुल आराम से, ध्यान से समझते हुए, बिल्कुल फाउंडेशन से हम इसको लेकर के जाएंगे और काफ़ी अच्छे लेवल तक के लेकर के जाएंगे। ट्रिकलिंग फिल्टर को आगे बढ़ाने से पहले हम इसके बेसिक की पहले बात करते हैं। देखिए, ऐसा है, दो तरह के प्रोसेसेस डिफाइंड हैं। जब भी कभी हम सीवेज ट्रीटमेंट की बात करते हैं, ये वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग का पार्ट है, तो ऐसे में जब हम सीवेज ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो दो तरीके के प्रोसेसेस होते हैं। एक होता है अटैच्ड ग्रोथ प्रोसेस, और दूसरा होता है सस्पेंडेड ग्रोथ प्रोसेस। अब ये जो ट्रिकलिंग फिल्टर है, ये अटैच्ड ग्रोथ प्रोसेस होता है। अब ग्रोथ किसकी? ग्रोथ यहाँ पे हम बात कर रहे हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की। ग्रोथ यहाँ पे दोनों जगहों पे बात हो रही है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की। जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो कि वेस्ट वाटर में प्रेजेंट होते हैं, उनकी यहाँ पे बात हो रही है, उनकी ग्रोथ की यहाँ पे बात की जा रही है। सो अगर मान लीजिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ किसी मीडियम से अटैच्ड फॉर्म में हो, किसी भी मीडियम से, कैसा भी कोर्सर मीडियम हो, और उस पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ऊपर में ग्रोथ हो, तो उसको हम कहते हैं एक अटैच्ड ग्रोथ प्रोसेस। एक सस्पेंडेड ग्रोथ प्रोसेस वो होता है कि जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ सस्पेंशन में होती है, किसी मीडियम से अटैच्ड फॉर्म में नहीं होती। सस्पेंडेड ग्रोथ प्रोसेस का एग्जाम्पल है एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस, और अटैच्ड ग्रोथ का प्रोसेस आपके सामने है ट्रिकलिंग फिल्टर। तो अभी हम इस लेक्चर में सबसे पहले फोकस करते हैं अटैच्ड ग्रोथ सिस्टम, अटैच्ड ग्रोथ प्रोसेस पे। कैसे वर्क करता है एक अटैच्ड ग्रोथ प्रोसेस, और फिर इन सब चीज़ों को, कॉन्सेप्ट को इनकॉर्पोरेट करेंगे ट्रिकलिंग फिल्टर के डिज़ाइन में। तो चलिए, सबसे पहले देखा जाए कि एक ट्रिकलिंग फिल्टर होता क्या है। इसके बाद हम बात करेंगे इसकी सिस्टम की बायोलॉजी क्या होती है। देखिए, ट्रिकलिंग फिल्टर जो है कुछ इस तरह का सिस्टम होता है, कुछ इस तरीके का सिस्टम दिखता है। और आप थोड़ा वीडियो देखिए, इसको देखिए बड़े ध्यान से। ट्रिकलिंग फिल्टर में ये वेस्ट वाटर फिल्टर के ऊपर आ रहा है। फिल्टर के ऊपर जो वेस्ट वाटर आ रहा है वो अंदर जो है ग्रेवल मीडिया है। उस ग्रेवल मीडिया से ये वाटर ट्रिकल करता हुआ पास कर जा रहा है। अभी इन्होंने एक प्रोटेक्शन दिया है ग्रेवल मीडिया के ऊपर, और ये दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं। बहरहाल अभी पहले आप बस एक चीज़ समझिए, और वो ये है कि ये कैसा दिखता है, और इसमें मेन फीचर्स आपको क्या क्या दिख रहे हैं, वो उनको आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए। देखिए, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ है वही अटैच्ड ग्रोथ प्रोसेस। ठीक है, इसमें हो क्या रहा है कि हम वेस्ट वाटर को
वेस्ट वाटर को हम सेंट्रल पाइप से लेकर के आते हैं, और ये जो आपको दिख रहे हैं इनको बोलते हैं रोटेटिंग डिस्ट्रीब्यूटरी आर्म्स। जो आपको 4 आर्म्स दिख रहे हैं बड़े बड़े, रोटेटिंग डिस्ट्रीब्यूटरी आर्म्स। तो मतलब ऐसा है कि वेस्ट वाटर जो होता है ये रोटेटिंग डिस्ट्रीब्यूटरी आर्म्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है, और उसके बाद ये जो नोजल्स यहाँ पे हैं, इन नोजल्स से वेस्ट वाटर बाहर आता है। बाहर आने के बाद ये क्या करता है, ये वेस्ट वाटर ट्रिकल डाउन करता है थ्रू द ग्रेवल मीडिया, और इसी वजह से इसको ट्रिकलिंग फिल्टर कहा जाता है, ट्रिकल करता है। ठीक है, तो हो क्या रहा है, इस वेस्ट वाटर में क्या क्या चीज़ें हैं प्रेजेंट। इस वेस्ट वाटर में है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पहले से प्रेजेंट, ठीक है, उसके साथ साथ ऑर्गेनिक मैटर, और थोड़ा बहुत जो बच गया होगा इनऑर्गेनिक मैटर वो। इसके पहले भी ट्रीटमेंट प्रोसेसेस होंगे, उसको मैं जस्ट अभी दिखाने वाला हूँ, इसके पहले के ट्रीटमेंट प्रोसेसेस। तो इस वेस्ट वाटर में बेसिकली ऑर्गेनिक मैटर है ढेर सारा, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, और साथ ही साथ कुछ इनऑर्गेनिक मैटर है जो रह गया होगा। ट्रिकलिंग फिल्टर का पर्पस क्या है? ट्रिकलिंग फिल्टर का पर्पस ये है ऑर्गेनिक मैटर को डिड्यूस डाउन करना, डिकम्पोज करना इनटू सिंपलर फॉर्म्स। हम इसी वीडियो पे फिर से वापस आएंगे। चलिए पहले देखते हैं कि वो जो प्रोसेस है वो क्या है। सो देखिए, ये है हमारा वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। इसमें ये फ्लो डायग्राम की मदद से हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि सबसे पहले सीवेज आता है अंदर, और ये रैक है। रैक यानी कि स्क्रीनिंग का प्रोसेस है, उसको रैक्स भी कहा जाता है, ट्रैश रैक्स कहा जाता है। उसके बाद होता है ग्रिड चैम्बर, उसके बाद होता है प्राइमरी सेटलिंग टैंक, पीएसटी होता है, और इतना ट्रीटमेंट होने के बाद फाइनली हम आते हैं ट्रिकलिंग फिल्टर पे। तो अभी हमारा जो एरिया ऑफ कंसर्न है वो हमारा ट्रिकलिंग फिल्टर है। ठीक है, तो ट्रिकलिंग फिल्टर से पानी अल्टीमेटली जाता है सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक में। सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक में स्लज सेटल होता है, और उसके बाद फिर स्लज हैंडलिंग प्रोसेसेस होते हैं, ढेर सारे प्रोसेसेस होते हैं। और उसके बाद सेकेंडरी सेटलिंग टैंक के बाद जो पानी निकलता है जिसको हम बोलते हैं एफ्लुएंट, उस एफ्लुएंट का डिसइंफेक्शन करवा करके उसको नेचुरल स्ट्रीम में या फिर किसी भी काम में उसको यूज़ कर लिया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल किसी भी काम, जैसे फायर फाइटिंग हो गया है ना, यूएस में अगर हाई डिग्री ऑफ ट्रीटमेंट किया जाता है तो वहाँ पे फायर फाइटिंग में इसी पानी को यूज़ कर लेते हैं, गार्डनिंग में इस पानी को यूज़ कर लेते हैं। तो डिपेंड करता है डिग्री ऑफ ट्रीटमेंट पे। अगर आप एक हाई डिग्री ऑफ ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो आप इस पानी को रीयूज़ कर सकते हैं इन वेरियस वेज। अगर आप हाई डिग्री ऑफ ट्रीटमेंट नहीं भी कर पा रहे हैं तो इसको आप नेचुरल स्ट्रीम में आसपास में थ्रो कर सकते हैं। ठीक है, देखिए इसमें क्या हो रहा है, ट्रिकलिंग फिल्टर में जो वाटर जाता है पीएसटी के बाद जाता है। तो इसका मतलब ये है कि जितने भी सेटलेबल ऑर्गेनिक सॉलिड्स थे वो पीएसटी में ऑलरेडी सेटल हो चुके हैं, और उसके बाद ट्रिकलिंग फिल्टर में बचे हुए ऑर्गेनिक सॉलिड्स गए। अब जो आसानी से सेटल नहीं हो सकते थे उनको यहाँ पे किसी तरीके से रिमूव करवाने का काम करना है। तो देखिए होता क्या है, इसी कारण मैंने कहा कि सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सिस्टम बायोलॉजी की। लेट्स कम टू सिस्टम बायोलॉजी नाउ। देखिए सिस्टम बायोलॉजी, मैं मान के चल रहा हूं कि ये बहुत सारे ग्रेवल्स हैं, हजारों लाखों ग्रेवल्स हैं, और उन ग्रेवल्स के बीच में ये एक ग्रेवल होगा, कुछ कहीं बीच में एक इस तरह का ग्रेवल पार्टिकल होगा। मतलब हजारों लाखों ग्रेवल्स हैं उस पूरे ट्रिकलिंग फिल्टर में। मतलब ये जो ग्रेवल है ना, इसके आसपास में यहाँ पे एक ग्रेवल हो सकता है, यहाँ पे आप 3D में इमेजिन करो, हर तरफ ग्रेवल 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 की पैकिंग है। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं पैक्ड मीडिया। इसको बोलते हैं पैक्ड मीडिया। पैक्ड मीडिया क्योंकि ये बढ़िया तरीके से पैकिंग करके एक पर्टिकुलर साइज ऑफ ग्रेवल यूज़ किया जाता है। अच्छा, ट्रिकलिंग फिल्टर में कौन सा साइज का ग्रेवल यूज़ किया जाता है? ये होता है कोर्स ग्रेवल। इसमें हम लोग फाइन ग्रेवल नहीं यूज़ करते। आपने सॉइल मैकेनिक्स में पढ़ के रखा है कि जब कभी भी 4.75 mm से ऊपर जाते हैं तो ऐसे में हम कहते हैं वो एक ग्रेवल का पार्टिकल है। आपने सॉइल मैकेनिक्स में पढ़ के रखा है कि जब कभी भी हम लोग 4.75 mm से ऊपर जाते हैं तो फिर वो ग्रेवल कहलाता है। कहाँ तक के? 80 mm तक के। 80 mm से ऊपर हो जाता है बोल्डर। तो यहाँ पे 4.75 mm वाला ग्रेवल नहीं, यहाँ पे हम लोग जो है ना थोड़ा हायर साइज की ग्रेवल की बात कर रहे हैं। यहाँ पे जो पैक्ड मीडिया है, ग्रेवल मीडिया है, वो 25 से 75 mm के बीच में रखी जाती है। ऐसा क्यों किया जाता है? अगर यहाँ पे आप फाइन मीडिया यूज़ करेंगे तो इट विल लीड टू फ्रीक्वेंट चोकिंग ऑफ द फिल्टर। इट विल लीड टू फ्रीक्वेंट चोकिंग। बिकॉज ऑफ दैट होगा क्या कि ऑपरेशनल ट्रबल्स हो जाएंगे। बहुत जल्दी इसमें आपको क्लीनिंग करनी पड़ेगी, चोकिंग हो जाएगी, सीवेज पास नहीं हो पाएगा। आपको पता है कि सीवेज में पहले से ही बहुत सारा सॉलिड्स होता है।
और इतना सारा सॉलिड्स होने के चलते हमें ज़रूरत होगी एक खुले हुए सिस्टम की जहाँ से पानी ईजिली ट्रिकल कर जाए। इसी वजह से ये जो रेंज होती है पार्टिकल साइज़ की वो होती है 25 से 75 mm। चलिए, तो ये रहा बहुत सारे पार्टिकल्स, लेकिन फिलहाल हम फोकस करेंगे सिर्फ एक पार्टिकल, सिर्फ एक ग्रेवल पे। इस पे फोकस करिए, हमारा अल्टीमेट फोकस इसी पे होगा। तो बाकी सब चीज़ें अभी हम हटा दे रहे हैं, लेट्स फोकस हियर। जब कभी भी इसके थ्रू पानी ट्रिकल करता हुआ निकलेगा तो पानी में प्रेजेंट होंगे सॉलिड्स। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम होता क्या है? ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम होता ये है कि इसके सरफेस पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्लिंग ऑन कर जाते हैं। ये जो रेड कलर से मैं दिखाऊंगा तो ये होंगे हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, ये होंगे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। और जो मैं आपको वाइट कलर से दिखाऊंगा ये होगा ऑर्गेनिक मैटर। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ऑर्गेनिक मैटर। ऑलराइट, समझिए हो क्या रहा है। इसके पीछे की बायोलॉजी को समझ के आप अप्रिशिएट कर पाएंगे, तभी फिल्टर के डिज़ाइन को कर पाएंगे। ऑलराइट, देखिए कि हो क्या रहा है। जब वेस्ट वाटर इसके थ्रू ट्रिकल करता है तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इसमें क्लिंग ऑन करते चले जाते हैं। थोड़े थोड़े माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहीं कहीं पे, जहाँ जहाँ पे इसको स्पेस मिलेगी वहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म अटैच होता जाएगा। नेचुरल है, सारा नहीं होगा, जितना होना होगा होगा, बाकी सब निकल जाएगा। लेकिन होगा क्या, कंसिक्वेंटली जब ऑर्गेनिक मैटर, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का खाना क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का फूड क्या है, ऑर्गेनिक मैटर है। जब ऑर्गेनिक मैटर यहाँ से पास होगा तो वही ऑर्गेनिक मैटर को माइक्रो ऑर्गेनिज्म अपने से अटैच करता चला जाएगा। थोड़ा थोड़ा ऑर्गेनिक मैटर हर बार जब भी यहाँ से पानी पास होगा तो थोड़ा थोड़ा ऑर्गेनिक मैटर अटैच होता जाएगा। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या चाहिए था? फूड, खाना, और वो खाना उनको मिल गया। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करेंगे? अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म करेंगे मल्टीप्लिकेशन। ऐसे में माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ ऑब्जर्व होगी और माइक्रो ऑर्गेनिज्म विल स्टार्ट ग्रोइंग इन लार्ज नंबर्स। और जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक इस तरीके की लेयर बनाना शुरू कर देते हैं ओवर द सरफेस ऑफ द मीडियम पार्टिकल्स, तो ऐसे में देखिए ये सरफेस के ऊपर एक लेयर बनेगी। और वो जो सरफेस के ऊपर की लेयर होगी ना दोस्तों, उसको कहा जाता है स्लाइम लेयर। दैट लेयर ओवर द सरफेस, ये जो लेयर होती है इसको कहा जाता है स्लाइम लेयर। क्या प्रॉपर्टी होती है स्लाइम लेयर की? स्लाइम लेयर की प्रॉपर्टी होती है कि इसमें होता है ढेर सारा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अलॉन्ग विथ रिमेनिंग अनडिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर। डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर भी होगा और अनडिकम्पोज्ड जो अभी बचा होगा किसी भी इंस्टेंट ऑफ पॉइंट पे, टाइम पे बचा होगा जो ऑर्गेनिक मैटर, वो भी होगा। तो ढेर सारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म और ऑर्गेनिक मैटर, डिकम्पोज्ड अनडिकम्पोज्ड दोनों फॉर्म में, ये इसकी प्रॉपर्टी है। ठीक है, अब फिल्टर कैसे काम करेगा, ट्रिकलिंग फिल्टर की एफिशिएंसी क्या होगी, वो डिपेंड करेगा कि स्लाइम लेयर की ग्रोथ कैसी है। अगर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बहुत ज़्यादा होंगे तो जैसे ही ऑर्गेनिक मैटर से कांटेक्ट में आएगा तो ऐसे में होगा क्या, ऐसे में होगा ये बड़ी जल्दी जल्दी डिकम्पोजिशन होगा। इसको समझने के लिए ऐसा समझिए, अगर एक न्यू ग्रेवल था, पहले एक हम कह सकते हैं क्लीन्ड ग्रेवल, न्यू फिल्टर, न्यू ग्रेवल, ऐसा कह सकते हैं, न्यू मीडिया जिसके ऊपर अभी स्लाइम ग्रोथ नहीं हुई है, इसके ऊपर खाने वाले कितने हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कितने हैं, कम है। तो ऐसे में जो रेट ऑफ डिकम्पोजिशन होगा फूड का वो क्या होगा, कम होगा। जैसे जैसे इसके ऊपर माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो होते जाएंगे और ये ऐसा होता चला जाएगा, वैसे वैसे इसके ऊपर खाने वाले बढ़ गए। तो अब वही अगर ऑर्गेनिक मैटर आ रहा है, सेम रेट से आ रहा है, तो अब जो डिकम्पोजिशन का रेट होगा वो बढ़ेगा कि नहीं। आप ऐसा सोचिए कि मैंने आपको एक पिज़्ज़ा दिया खाने के लिए, ठीक है, तो आपको जो समय लगेगा वो इन कंपैरिजन टू कि अगर मैंने वही एक पिज़्ज़ा एक पूरे ग्रुप ऑफ पीपल को ला करके दिया कि कंज्यूम करने के लिए, तो वही ग्रुप ऑफ पीपल उस पिज़्ज़ा को जो कंज्यूम करेंगे वो कम टाइम में करेंगे कि नहीं। आप अगर इंडिविजुअल होते तो आपका कंजम्पशन का जो रेट होता वो कम होता, फूड का कंजम्पशन का रेट। अभी बहुत सारे लोग हैं तो हर कोई थोड़ा थोड़ा भी खाएगा, बहुत जल्दी पिज़्ज़ा खत्म हो जाएगा, फिर भी होगा कि नहीं। तो बस वही चीज़ है यहाँ पर भी। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ ऑब्जर्व होती है स्लाइम लेयर में, जितनी ज़्यादा ग्रोथ ऑब्जर्व होगी उतना ही बेहतर होगा ऑर्गेनिक मैटर के डिकम्पोजिशन में। ऑलराइट, तो देखिए, तो इसका मतलब ये है क्या कि स्लाइम की ग्रोथ हम इसके ऊपर करवाते ही चले जाएं, मतलब स्लाइम लेयर बड़ी होती जाए, बड़ी होती जाए, बड़ी होती जाए, जितनी बड़ी होगी उतना अच्छा होगा, ऐसा नहीं है। यहीं पे आपको समझना है कि एक्चुअली में क्या होता है।
देखिए मान लीजिए कि वही ग्रेवल है, ठीक है, वही ग्रेवल का पार्टिकल है, सेम। हुआ यूं कि इसमें ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम काफ़ी थिकन्ड स्लाइम लेयर बन गई, जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी ढेर सारे और जिसमें ऑर्गेनिक मैटर भी ढेर सारा। तो ऐसे में क्या हुआ, एक काफ़ी अच्छी खासी थिक कवरिंग स्लाइम लेयर की इसके ऊपर चढ़ गई। इसके कंपैरिजन में इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी ज़्यादा हैं, ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोज्ड एंड डिकम्पोज्ड फॉर्म में भी ज़्यादा है। किसकी एफिशिएंसी आपको लगता है ज़्यादा होगी फिल्टर के टर्म्स में? यहाँ पे गलती कर देते हैं। यहाँ पे आपको समझना क्या है, समझिए होता क्या है। यहाँ पर ये जो मीडियम है, ये हमारा मीडिया है, ये हमारा ग्रेवल है, ये हमारा मीडियम पार्टिकल है, ठीक है। मीडियम पार्टिकल के अंदर का एक पॉइंट ले रहा हूं मैं, ठीक है। मीडियम पार्टिकल के मतलब अंदर तरफ का एक पॉइंट है। अंदर तरफ का कौन सा पॉइंट है? पॉइंट वो है जो एक इंटरफेस है। इंटरफेस किसका है? ये जो पॉइंट है ये इंटरफेस है, जिसको बोलते हैं बायोफिल्म। इसको कहते हैं बायोफिल्म मीडियम इंटरफेस। इसको कहते हैं बायोफिल्म मीडियम इंटरफेस। लेट्स कॉल दिस पॉइंट एज पॉइंट नंबर 1, ठीक है। इस पॉइंट को हम कहते हैं पॉइंट नंबर 1, ठीक। बायोफिल्म स्लाइम लेयर, बायोफिल्म मीडियम, ये हमारा मीडियम, इन दोनों का इंटरफेस है ये। जब ये लेयर बहुत मोटी हो जाती है तो प्रॉब्लम होता है। प्रॉब्लम ये होता है कि अंदर ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाती है। अंदर बाहर तो ऑक्सीजन मिल जाता है, मतलब बाहर इस लेयर में जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे उनको तो ऑक्सीजन मिल जाएगा। अंदर के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी फेस करनी पड़ेगी, जिसकी वजह से होगा ये, रेस्पिरेशन होगा कि नहीं, रिप्रोडक्शन होगा कि नहीं, मल्टीप्लिकेशन होगा। एरोबिक नहीं होगा, वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा एनारोबिक। और जब एनारोबिक डिकम्पोजिशन अंदर वाले पार्ट्स में होगा तो एनारोबिक डिकम्पोजिशन से इवॉल्व होती हैं फाउल गैसेस। एनारोबिक डिकम्पोजिशन से इवॉल्व होती हैं फाउल गैसेस। क्यों? क्योंकि बायोफिल्म मीडियम इंटरफेस विल स्टार्ट बिकमिंग एनारोबिक इन नेचर। अब मैं आपको ना, आप बात समझिएगा, ये पूरी कहानी है, सीक्वेंस में आती है। इसके पहले हम लोग एरोबिक, एनारोबिक क्या होता है, फैकल्टेटिव क्या होता है, ये सब की बातें करते हैं, तब जाके हम यहाँ तक पहुँचते हैं। तो मैं आपको ये बता दूं कि एनारोबिक रिएक्शंस उनको कहते हैं जो फ्री ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी में होते हैं। यहाँ पे बहुत सारे लोग गलती कर देते हैं, उनको लगता है कि ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी में होते हैं। ऐसा नहीं है, ऑक्सीजन तो फिर भी चाहिए, चाहे वो एरोबिक रिएक्शन हो या फिर वो एनारोबिक हो। यहाँ पे फ्री ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है। तो फ्री ऑक्सीजन जहाँ पे अवेलेबल नहीं होता है उस पर्टिकुलर जोन में एनारोबिक डिकम्पोजिशन होता है। और एनारोबिक डिकम्पोजिशन की प्रॉपर्टी होती है कि एनारोबिक डिकम्पोजिशन में फाउल गैसेस का इवोल्यूशन होता है। इसके पीछे कभी लॉजिक है कि क्यों होता है, तो वो जो है हम लोग क्लासरूम में देखते हैं। लेकिन अभी आप ये समझिए कि एनारोबिक डिकम्पोजिशन में रिलीज होती है फाउल गैसेस। ऐसे में होगा क्या? ऐसे में होगा ये कि जो फिल्टर मीडिया होगा, मैं आपको वापस वहीं पे लेकर के आता हूँ और आपको मैं वापस से दिखाता हूँ फिल्टर मीडिया। तो ये जो अंदर में जो फिल्टर मीडिया होगा, इस फिल्टर मीडिया से हर एक पार्टिकल से स्मेल आनी शुरू हो जाएगी, फाउल गैसेस इवॉल्व होंगी। ऐसा करके अगर हर एक पार्टिकल से होगा ऐसा, तो पूरे फिल्टर में हज़ारों पार्टिकल्स हैं, लाखों पार्टिकल्स हैं ग्रेवल के, तो हर जगह से होगा। ऐसे में फिल्टर में आसपास में काम करने वाले लोगों को प्रॉब्लम होगी, ओडर न्यूसेंस होगा। इसको बोलते हैं ओडर न्यूसेंस, ठीक है। तो ओडर न्यूसेंस के चलते फ्लाई न्यूसेंस होगा। फ्लाई न्यूसेंस मतलब जब ओडर निकलती है ना, तो हमारे लिए एक सिग्नल होता है कि जाओ, दूर जाओ यहाँ से। लेकिन जब ओडर न्यूसेंस होती है ना, तो फ्लाई, जो इंसेक्ट्स होते हैं, फ्लाइज होते हैं, मक्खियाँ होती हैं, मच्छर होते हैं, इनके लिए सिग्नल होता है कि आओ। इनके लिए सिग्नल होता है कि यहाँ पे आपको कुछ ना कुछ खाने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे फ्लाई न्यूसेंस होता है। तो फ्लाई न्यूसेंस मतलब फ्लाइज एंड इंसेक्ट्स गेट अट्रैक्टेड अ लॉट, और ऐसे में अनसैनिटरी कंडीशंस डेवलप हो जाती हैं। तो स्लाइम लेयर, आई विल कम बैक टू दैट अगेन। तो आप ये बात समझ पा रहे हैं कि स्लाइम लेयर की ग्रोथ एक्सेसिव तो नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज एनारोबिक डिकम्पोजिशन हो जाएगा, फाउल गैसेस का इवोल्यूशन होगा, जिसके चलते ओडर न्यूसेंस और फ्लाई न्यूसेंस भी होगा। ओडर न्यूसेंस होगा और फ्लाई न्यूसेंस होगा। इसके अलावा एक और प्रॉब्लम होगी, और वो प्रॉब्लम ये होगी कि जब आपके वॉइड्स
चोक होने लग जाएंगे इस तरीके से स्लाइम लेयर से, तो आप समझ पा रहे हैं कि जगह जो बचेगी पानी के मूवमेंट के लिए वो कम बचेगी। और अगर जगह पानी के मूवमेंट के लिए कम बचेगी तो ऐसे में हो सकता है कि यहाँ पे फिल्टर चोक कर जाए, जिस फिनोमिना को हम कहते हैं पॉन्डिंग, तो ये 3 ऑपरेशनल ट्रबल्स कॉज हो सकते हैं ड्यू टू एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ द स्लाइम लेयर अबव द मीडियम। तो ये बायोफिल्म मीडियम इंटरफेस में सबसे पहली दफ़ा फाउल गैसेस निकलती हैं। धीरे धीरे ये पूरी की पूरी लेयर, धीरे धीरे पूरी की पूरी लेयर में से ही फाउल गैसेस निकलनी स्टार्ट हो जाती हैं। तो अब क्या करना चाहिए? इसका मतलब ये है कि बायोफिल्म इंपॉर्टेंट तो है। कंक्लूजन पे आए कि कंक्लूजन ये है कि बायोफिल्म या स्लाइम लेयर जिसको हम कह रहे हैं, बायोफिल्म कहिए, स्लाइम लेयर कहिए, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। फिल्टर में डिकम्पोजिशन अगर होना है तो इसी के चलते होना है। लेकिन अब ये भी समझ में आ गया कि अगर एक्सेसिव ग्रोथ होगी तो क्या होगा, तो फिर ऑपरेशनल ट्रबल्स होंगे, पॉन्डिंग होगा, फ्लाई न्यूसेंस होगा, ओडर न्यूसेंस होगा। तो इसका मतलब ये है कि स्लाइम ग्रोथ हो लेकिन बहुत ज़्यादा ना हो, इतनी हो जिससे हमारा ये जो पोर्शन है, ये जो हमारी स्लाइम लेयर है यहाँ पर ये जो हमारी स्लाइम लेयर है, ये वाला, ये देखिए, ये जो यहाँ पे स्लाइम लेयर है ये एरोबिक बनी रहे, ये एरोबिक बनी रहे। और जब कभी भी एरोबिक होता है तो याद रखिएगा एरोबिक डिकम्पोजिशन में कभी भी फाउल गैस प्रोड्यूस नहीं होता है। ठीक है, इसके पीछे का पूरा लॉजिक है जिसको हम लोग पढ़ते हैं, एक चैप्टर होता है बायोकेमिकल रिएक्शंस इन वेस्ट वाटर, वहाँ पे हम लोग एरोबिक एनारोबिक वाली चीज़ें पढ़ते हैं। ठीक है, तो अभी के लिए आप याद रखिएगा कि एरोबिक रिएक्शन में फाउल गैसेस प्रोड्यूस नहीं होती हैं, एनारोबिक रिएक्शन में फाउल गैसेस प्रोड्यूस होती हैं। ठीक है, तो स्लाइम की ग्रोथ को हमें रिस्ट्रिक्ट करना पड़ता है और ऐसे में हमें क्या करना होता है, हमें स्लाइम की कटिंग करवानी पड़ती है। अब हम पर्सनली जाकर के, तो अगर मान लो एक्सेसिव स्लाइम ग्रोथ हो गया है तो हम लोग ऐसा थोड़ी कर पाएंगे कि पर्सनली जाकर के एक एक ये ग्रेवल के ऊपर इस लेयर को कट करते चले जाएं ताकि एक ऑप्टिमम स्लाइम की ही प्रोडक्शन हो, उससे ज़्यादा नहीं हो। ऐसा हो सकता है क्या? पॉसिबल है? पॉसिबल नहीं है। तो ये कौन करेगा? ये करेगा पानी का बहाव, वाटर का फ्लो जो फिल्टर के थ्रू होगा। अगर हम किसी तरीके से उस फिल्टर में से जो रोटेटिंग आर्म्स जो आपने देखे, आपने रोटेटिंग आर्म्स देखे ना, आई विल कम बैक टू दैट वन, ये जो रोटेटिंग आर्म्स आपने देखे, तो अगर हम किसी तरीके से इसके फ्लो को कंट्रोल कर लें, इसके फ्लो को कम ज़्यादा अगर कर सकें, तो समझ पा रहे हैं कि इसके फ्लो को अगर हम कम ज़्यादा कर देंगे तो वाटर का मूवमेंट उस जगह से कम ज़्यादा होगा और ऐसे में स्लाइम ग्रोथ जो है हम इंश्योर कर सकते हैं कि ऑप्टिमम ही हो। तो देखिए प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है, कि हर पर्टिकुलर मीडियम पार्टिकल से हम ये जो शेयरिंग या कटिंग करवाएं, पॉसिबल नहीं है। लेकिन वाटर के फ्लो को कंट्रोल करके ये पॉसिबल ज़रूर है। साइट इंजीनियर क्या करते हैं? साइट इंजीनियर ऑब्जर्व करते हैं। अगर फिल्टर से स्मेल ज़्यादा आती है ना, तो फिल्टर से जब ज़्यादा स्मेल आती है तो वो क्या करते हैं, रोटेटिंग डिस्ट्रीब्यूटरी आर्म्स में से ज़्यादा डिस्चार्ज पास कराते हैं। नोजल का एरिया तो फिक्स है जहाँ से पानी आ रहा है, अगर डिस्चार्ज बढ़ा दिया तो पानी में एनर्जी बढ़ गई क्योंकि एरिया वही है। तो अब एनर्जी पानी की जो बढ़ी है वो ज़्यादा एनर्जी क्या करेगी, इस स्लाइम लेयर की शेयरिंग करती जाएगी और इस स्लाइम लेयर की शेयरिंग के प्रोसेस को टेक्निकली कहा जाता है स्लगिंग। इसको कहा जाता है स्लगिंग। ये जो शेयरिंग एक्शन होता है जो वाटर की ही मदद से होता है, इस प्रोसेस को कहा जाता है स्लगिंग एक्शन। व्हाट इज स्लगिंग एक्शन देन? स्लगिंग एक्शन is the cutting or shearing of the slime layer, biological layer, biofilm, whatever you want to say. So that is the cutting. Slugging is the cutting of that particular slime layer in order to maintain proper conditions in the trickling filter, in order to avoid the operational troubles of the trickling filter. ये है इसके पीछे का कॉन्सेप्ट, बेसिक। आगे बढ़ते हैं इसमें। तो देखिए आपके सामने मैंने अभी ट्रिकलिंग फिल्टर की फ़ोटो परमानेंटली लगा दी, उस पर आप देखते रहिएगा ध्यान से। वो ट्रिकलिंग फिल्टर और ये है हमारा मटेरियल, दैट इज़ ग्रेवल। ये है ग्रेवल मटेरियल है। ये जो आपको रॉड्स या आर्म्स जैसे दिख रहे हैं, इनको बोलते हैं रोटेटिंग
distributory arms. These are called as rotating distributory arms. Okay, ये जो चार दिख रहे हैं ना आपको ऐसे, ये तो these are called as rotating distributory arms. इसी से रिलेटेड अब इसका एक डायग्राम हम यहाँ पे प्रोजेक्ट कर लेते हैं, दैट वुड बी बेटर. यहाँ से देखिए, ये देखिए, ये है ट्रिकलिंग फिल्टर का लाइन डायग्राम जो बता रहा है कि किस तरीके से प्रोसेस चलता है. देखिए इसमें सबसे पहले बड़े ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले पानी इन्फ्लुएंट मतलब हमारा जो वाटर है वो सबसे पहले यहाँ से एंटर करेगा, और जब यहाँ से एंटर करेगा तो उसके बाद इसको हम सेंट्रल पाइप से ऊपर जाने देंगे और उसके बाद रोटेटिंग डिस्ट्रीब्यूटरी आर्म्स में फैल जाने देंगे. जब ऐसा होगा तो बिल्कुल जो यहाँ पे चल रहा है वही चीज़ यहाँ पे दिखाई गई है. ऐसे में हमारा कोड रिकमेंड करता है कि या तो आप 2 या फिर आप 4 आर्म्स का प्रयोग कर सकते हैं. सिमेट्रिकल रखना ज़रूरी है, इसके पीछे का भी लॉजिक है. देखिए यहाँ पे क्या होता है, ये जब आर्म्स यहाँ पे ऐसे पानी को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं तो बड़े ध्यान से देखिएगा. अब मैं आपको ये इमेज दिखाता हूँ, इस इमेज को देखिए, यहाँ से कुछ चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी. ये देखिए, इन रोटेटिंग डिस्ट्रीब्यूटरी आर्म्स में ये जो नोजल लगे हुए हैं इनको देखिएगा. ये नोजल ना ये हॉरिजॉन्टली फेस करते हैं. ये नोजल ऐसे नहीं है कि वर्टिकली पानी गिर रहा है. ये जो रोटेटिंग डिस्ट्रीब्यूटरी आर्म है जो ऐसे ऐसे घूम रहा है, इसमें हॉरिजॉन्टली नोजल लगाया हुआ है. तो जब हम पानी को पंपिंग करते हैं, धक्का देते हैं पानी को पंप की मदद से और ऊपर चढ़ाते हैं, और उसका जब पानी फैल जाता है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है रोटेटिंग डिस्ट्रीब्यूटरी आर्म में, तो फिर क्या होता है, तो फिर अल्टीमेटली बाहर तो उसको नोजल से ही निकलना है. और जब उसको बाहर नोजल से ही निकलना है तो फिर होता है यहाँ पे ये क्या होता है, ये नोजल है, इस नोजल से बाहर पानी आता है इस तरीके से, ठीक है. और ये क्या करता है, जब पानी इस तरफ बाहर आता है तो एक रिएक्शन देता है, किस तरफ, पीछे की तरफ, अपोजिट साइड में. सिमिलरली यहाँ पर ये पीछे की तरफ पानी जा रहा है, पीछे की तरफ, तो ये इसको रिएक्शन कहाँ देगा, आगे की तरफ. तो ऐसे करके देखो हुआ क्या, यहाँ पे क्या इंजीनियरिंग इस्तेमाल की है. हुआ ये यहाँ पे कि ये जो 2 रिएक्शंस हमको मिले हैं ये कपल बना लिए और ऐसे करके इसका रोटेशन स्टार्ट हो जाता है. तो ये तो मैंने 2 आर्म से बताया, आप इन दोनों आर्म से भी ऐसे ही इमेजिन कर सकते हो. इस तरीके से कपल बनता है और वो फिर रोटेट करना स्टार्ट करता है. मतलब पंपिंग करनी पड़ेगी आपको, डेफिनेटली यू हैव टू पंप. लेकिन आप ये बात समझिए, पंप तो है, ये पंप क्या कर रहा है, पानी को अंदर धक्का दे रहा है, लेकिन उसके बाद रोटेट करने के लिए आपको कोई मोटर की ज़रूरत नहीं है. वो अपने आप ही ऑटोमेटिकली एक्शन का रिएक्शन होगा और ऐसे में कपल जनरेट होगा और घूमना स्टार्ट कर देगा. तो इसी तरीके से नोजल को हॉरिजॉन्टली प्लेस किया जाता है. जब पानी ऐसे निकलता है तो रिएक्शन डेवलप होता है तो ये घूमने लग जाता है. इस तरीके से ये डायग्राम को हम कंटिन्यू देखते हैं. उसके बाद होगा क्या, उसके बाद ये पानी नीचे ट्रिकल करता हुआ आएगा. मीडिया जैसा कि ग्रेवल है, आजकल मीडिया जो है वो प्लास्टिक भी यूज़ होता है. क्यों, ग्रेवल इज़ वेरी वेरी बल्की यू नो, क्योंकि ग्रेवल का क्या है, यूनिट वेट बहुत ज़्यादा है. तो ऐसे में अगर हमको मान लो एक अच्छी एफिशिएंसी चाहिए तो हमको डेप्थ भी अच्छी खासी चाहिए. लेकिन ग्रेवल के साथ प्रॉब्लम ये होता है कि ग्रेवल अगर थोड़ा 2-3 मीटर की भी हाइट आप रखते हो तो वेट बहुत होता है. वेट बहुत होने की वजह से दिक्कत ये आती है कि डेड वेट बढ़ जाता है, स्ट्रक्चरल कॉस्ट बढ़ जाती है, सबसे पहले कंस्ट्रक्शन की, फिर मेंटेनेंस की भी. लेकिन अगर वही हम मान लो सिंथेटिक मीडिया जैसे प्लास्टिक्स वगैरह यूज़ करें, प्लास्टिक की बॉल्स बना दें, रैंडम बॉल्स बना दें अलग अलग साइजेस की, और उसको यहाँ पे हम जो है फिक्स कर दें, डाल दें, पैक्ड मीडिया बना दें, तो वो ज़्यादा बेहतर हो रहा है आजकल, वो यूज़ भी हो रहा है आजकल काफ़ी ज़्यादा. तो ऐसे में क्या होता है, ये मीडिया हमने यहाँ पे लिख दिया है, चाहे वो मीडिया ग्रेवल हो या प्लास्टिक हो, जो भी हो. एरेशन मेंटेन करने के लिए, ताकि ऑक्सीजन भरपूर रहे, ऐसे में क्या करते हैं, या तो एक्सटर्नल प्रोविज़न होता है, ऑक्सीजन सप्लाई का एक्सटर्नल प्रोविज़न है, यहाँ से आप एयर की आप सप्लाई करिए. अगर आप ये नहीं कर सकते हैं, वेंटिलेशन प्रोवाइड कराइए. वेंटिलेशन, फोर्स्ड वेंटिलेशन करवाया जा सकता है. कैसे, जब पानी एक पर्टिकुलर सेक्शन से, आओ यहाँ पे, एक पर्टिकुलर सेक्शन को आप देखो और बड़े ध्यान से यहाँ पे समझो कि हो क्या रहा होगा. जब पानी एक पर्टिकुलर सेक्शन से पास हो जाएगा, मैं यहाँ पे एक लाइन खींच रहा हूँ, ये देख रहे हो, ये लाइन, जब ये क्या है ना, ये रोटेट कर रहे हैं, तो जब ये रोटेट करके थोड़ा सा आगे निकल जाएंगे, मान लो ये ऐसे हो गया रोटेट करने के बाद,
तो क्या होगा, होगा ये कि यहाँ से पानी तो पास हो गया, ये हमारा लोकेशन नंबर 1 से वो पहुँच गया कहाँ पे, 2 पे। तो 1 में जब पानी क्रॉस कर गया वहाँ से, तो अंदर कौन उसको रिप्लेस करेगा या डिस्प्लेस करेगा, एयर तो करेगी। और एयर में क्या होता है, ऑक्सीजन होता है। अब हम डिपेंडेंट है कि ऊपर से एयर जाए। हम ये भी काम कर सकते हैं, साइड में ये जो इसका साइड्स हैं ट्रिकलिंग फिल्टर के, इसके साइड में जगह वेंटिलेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। कैसे कराते हैं, आप सिंपली कुछ पाइप्स इंस्टॉल कर सकते हैं विद सम परफोरेशंस, वो भी अंदर एंट्री करवा देंगे एयर की। तो हमें हर वो तरीका चाहिए जो अंदर एयर की एंट्री करा दे। ऐसे करके बहुत सारे तरीकों से किया जा सकता है इंजीनियर्ड वे में, राइट। तो एयर की एंट्री, ठीक है, या तो हम पंप इन करें एयर को, या फिर हम प्रॉपर वेंटिलेशन प्रोवाइड करें, दोनों काम सही है। उसके बाद ये जो एफ्लुएंट आता है, मतलब ऊपर से नीचे जो आया एफ्लुएंट, ये एफ्लुएंट फाइनली जाता है हमारे सेकेंडरी क्लैरिफायर में, यानी कि सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक में। सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक के बाद फिर ट्रीटेड वाटर बाहर निकलता है, डिसइंफेक्शन होता है, उसके बाद फिर वो रीयूज में चला जाता है, जैसा कि हम लोगों ने फ्लो डायग्राम में देखा था, राइट। सो स्लज होता है, स्लज से रिलेटेड पूरी एकदम लंबी चौड़ी कहानी है। ये फिर से एक फ्लो डायग्राम बनता है बहुत बड़ा, और स्लज के साथ हम लोग जो करते हैं वो डिस्कस करते हैं। जैसे कि स्टार्ट होता है यहाँ पे थिकनिंग से, थिकनिंग और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ स्लज के बाद होता है डाइजेशन और स्टेबलाइजेशन ऑफ स्लज, इसके बाद होता है कंडीशनिंग ऑफ स्लज, इसके बाद होता है डीवाटरिंग ऑफ स्लज, उसके बाद होता है ड्राइंग ऑफ स्लज। तो इस तरीके से बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं स्लज से भी रिलेटेड, जो एक खुद में एक फ्लो चार्ट खुल करके आता है। ऑलराइट, ये यूपीएससी का सवाल भी था। एनीवेज, कमिंग टू नाउ द ट्रिकलिंग फिल्टर। तो आप यहाँ पे समझ पा रहे हैं कि ट्रिकलिंग फिल्टर को एक और चीज़, इसको सर्कुलर ही क्यों बनाया जाता है। वाई वी कीप इट्स सरफेस एरिया एज सर्कुलर, क्यों, क्योंकि जो रोटेटिंग डिस्ट्रीब्यूटरी आर्म्स जो ट्रैवर्स करेंगे वो जो होगा एक सर्कल ही तो होगा। और जब रोटेटिंग डिस्ट्रीब्यूटरी आर्म्स ट्रैवर्स ही सर्कल करेंगे, तो अब हम इसको स्क्वायर रेक्टेंगल बनाने का कोई फायदा नहीं है। क्यों, क्योंकि अगर इसको स्क्वायर रेक्टेंगल अगर बना भी देंगे हम, मान लो कुछ ऐसा कर दिए, तो आप समझ पा रहे हैं, मैं हर एस्पेक्ट को यहाँ पे लेने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप सब समझ जाएं। स्क्वायर रेक्टेंगल होगा तो इन पोर्शंस पे पानी जाएगा क्या, इन पोर्शंस पे तो पानी जाएगा ही नहीं। तो अननेसेसरी वेस्टेज ऑफ एरिया, अननेसेसरी वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज, इसी कारण सर्कुलर ही होता है ट्रिकलिंग फिल्टर। इसका डिज़ाइन डेटा भी अभी मैं बताऊंगा आपको, तो आपको समझ में आएगा कितना डायमीटर, क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो आई थिंक आपको एक क्लियर हो गया है कि स्लाइम ग्रोथ एक्सेसिव नहीं होनी चाहिए, एक ऑप्टिमम ग्रोथ ऑफ स्लाइम ही रिक्वायर्ड है, ना ही बहुत ज़्यादा ना ही बहुत कम। बहुत ज़्यादा में तो आपको प्रॉब्लम समझ में आ गई, क्या होगी, एनारोबिक डिकम्पोजिशन, फाउल गैसेस का इवोल्यूशन, दिस मैनी थिंग्स, राइट। उसके अलावा एंडोजीनस मेटाबॉलिज्म भी होता है। अभी मैं एंडोजीनस मेटाबॉलिज्म पे नहीं जा रहा हूँ, इसको भी डिस्कस करते हैं जब हम बायोकेमिकल रिएक्शंस ऑफ वेस्ट वाटर पढ़ते हैं, ठीक है। तो जब अगर स्लाइम ग्रोथ बहुत कम होगी, मान लो शेयरिंग बहुत ज़्यादा हो रहा है, जैसे ही बनता है ऊपर में एक सरफेस बायोफिल्म का, वैसे ही वेस्ट वाटर उसको शेयर करता हुआ हटा देता है, निकाल देता है। ऐसा होगा तो क्या डिकम्पोजिशन अच्छे से हो पाएगा, तब डिकम्पोजिशन अच्छे से नहीं हो पाएगा। ऑलराइट, तो इसी वजह से स्लाइम लेयर की ऑप्टिमम ग्रोथ होनी चाहिए, ना ही बहुत ज़्यादा ना ही बहुत कम। तो प्लांट इंजीनियर क्या करते हैं, प्लांट इंजीनियर कुछ नहीं, इसका जो एफ्लुएंट निकलता है उसकी टेस्टिंग करते रहते हैं। एक तो ओडर से भी पहचान सकते हैं कि कहीं स्लाइम ग्रोथ प्रॉपरली हो रही है या फिर एक्सेसिव हो रही है। अगर ओडर आ रही होगी तो एक्सेसिव हो रही है, इंजीनियरिंग सर्विस का सवाल भी है, ये बना लिए। अगर स्लाइम ग्रोथ, मान लो अगर स्लाइम ग्रोथ नहीं हो रही होगी, तो आपको फिर आपके एफ्लुएंट में काफ़ी सारा ऑर्गेनिक मैटर अनडिकम्पोज्ड फॉर्म में दिखेगा। तो इसका मतलब यह है कि हमें क्या कंट्रोल करके रखना है, हमारे हाथ में कंट्रोल करने के लिए क्या है, हमारे हाथ में कंट्रोल करने के लिए है इन रोटेटिंग डिस्ट्रीब्यूटरी आर्म्स में से जो डिस्चार्ज निकल करके आ रहा है, ये हमें कंट्रोल करना है। यहीं से अब हम आते हैं हमारे टाइप्स ऑफ ट्रिकलिंग फिल्टर में। टाइप्स ऑफ ट्रिकलिंग फिल्टर, टाइप्स ऑफ ट्रिकलिंग फिल्टर में दो तरह के ट्रिकलिंग फिल्टर डिफाइंड हैं। एक होता है स्टैंडर्ड रेट और कन्वेंशनल ट्रिकलिंग फिल्टर, स्टैंडर्ड रेट और कन्वेंशनल ट्रिकलिंग फिल्टर। जो दूसरा होता है वो होता है हाई रेट ट्रिकलिंग फिल्टर, हाई रेट ट्रिकलिंग फिल्टर, HRTF, SRTF ऐसा बोलते हैं। स्टैंडर्ड रेट और हाई रेट में क्या डिफरेंस है? SRTF स्टैंडर्ड रेट ट्रिकलिंग फिल्टर, HRTF हाई रेट ट्रिकलिंग फिल्टर। स्टैंडर्ड रेट ट्रिकलिंग फिल्टर में
हमारे पास प्रोविजन नहीं होता है रीसर्क्यूलेशन का। सो यहाँ पे मैं लिखूंगा नो प्रोविजन ऑफ रीसर्क्यूलेशन। नाउ यहाँ पे एक टर्म इंट्रोड्यूस की हमने आपके लिए, वो है रीसर्क्यूलेशन। ये वो टर्म है जो डिस्चार्ज को कंट्रोल करने में हेल्प करती है, जिसकी जस्ट अभी हम बात कर रहे थे। अभी हम इसकी बात कर रहे थे ना कि डिस्चार्ज को कंट्रोल करना पड़ेगा। तो डिस्चार्ज को कंट्रोल करने के लिए ही जो प्रोसेस एम्प्लाई होती है उसको बोलते हैं रीसर्क्यूलेशन। स्टैंडर्ड रेट ट्रिकलिंग फिल्टर में देयर इज नो प्रोविजन फॉर रीसर्कुलेशन, दैट मीन्स यू can't be controlled. Discharge cannot be controlled because there is no provision for recirculation. HRTF में there is a provision for recirculation and therefore discharge can be controlled. आजकल SRTF सिर्फ एक कॉन्सेप्ट बन करके रह गया है। आजकल यूज HRTF ही होता है। हाई रेट ट्रिकलिंग फिल्टर्स ही आजकल यूज होते हैं क्योंकि वहां पे हम कंट्रोल कर सकते हैं। SRTF में ऑपरेशनल ट्रबल्स बहुत ही कॉमन होते हैं। आप इनको रोक ही नहीं सकते क्योंकि जो डिस्चार्ज आपके पास पानी का आ रहा है वही डिस्चार्ज ट्रिकलिंग फिल्टर के ऊपर ही जाएगा। आप नोजल से जो डिस्चार्ज है उसको आप चेंज नहीं कर सकते। हाई रेट ट्रिकलिंग फिल्टर में वो डिस्चार्ज को चेंज कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं देखेंगे अभी। ऑपरेशनल ट्रबल्स जैसे कि जो मैंने आपको बताए, ऑपरेशनल ट्रबल्स ऑफ पॉन्डिंग, ओडर, फ्लाई न्यूसेंस, ये सारा का सारा इसमें होता है। ऑपरेशनल ट्रबल्स ऑफ पॉन्डिंग, ओडर, फ्लाई न्यूसेंस, ये सारा का सारा इसमें बहुत ही कॉमन है। लेकिन यहाँ पे ऑपरेशनल ट्रबल्स कैन बी कंट्रोल्ड। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि यहाँ पे ट्रबल नहीं होता है, होता है, लेकिन जैसे ही वो ट्रबल कॉज होता है हम उसके लिए एक तुरंत रेमेडियल एक्शन ले सकते हैं। तो ऑपरेशनल ट्रबल्स कैन बी एलिमिनेटेड एज सून एज दे ऑकर। जैसे ही ऑकर होते हैं यू कैन एलिमिनेट दोज ऑपरेशनल ट्रबल्स इजीली। इसमें हम डिस्चार्ज कंट्रोल कर पा रहे हैं। समझो जैसे फॉर एग्जांपल चोकिंग हो गया है फिल्टर का, तो ऐसे में क्या करेंगे, डिस्चार्ज बढ़ा देंगे तो शेयरिंग या स्लगिंग बढ़ जाएगी। एनर्जी पानी की बढ़ गई, स्लगिंग एक्शन ज़्यादा होगा। जब स्लगिंग एक्शन ज़्यादा होगा तो फिर डिस्चार्ज की वजह से जो स्लगिंग एक्शन होगा वो फिल्टर को क्लियर करता जाएगा। सिमिलरली पॉन्डिंग और ओडर के लिए भी एप्लीकेबल है। पॉन्डिंग और ओडर क्यों होता है, जब स्लाइम की ग्रोथ बढ़ जाती है तो डिस्चार्ज बढ़ा देंगे तो वो खत्म हो जाएगा। अगर लगेगा कि मान लो कि कुछ ज़्यादा ही स्लगिंग हो रही है, डिस्चार्ज को थोड़ा सा कम कर देंगे। तो ये डिज़ाइन डेटा है कोड में, टेस्ट कर करके हमारे IS कोड में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मैनुअल में ये पर्टिकुलर टेस्टिंग करने के बाद एक रिकमेंडेड रेंज ऑफ वैल्यूज़ दी हैं, जो कि ना ही बहुत ज़्यादा हैं और ना ही बहुत कम है। बहुत ज़्यादा में भी दिक्कत, बहुत कम डिस्चार्ज में भी दिक्कत। समझ में आई आपको बात? तो स्टैंडर्ड रेट ट्रिकलिंग फिल्टर या फिर कन्वेंशनल ट्रिकलिंग फिल्टर वो जिसमें रीसर्कुलेशन का प्रोविजन नहीं है, आजकल वो इस्तेमाल नहीं होता। हाई रेट ट्रिकलिंग फिल्टर जिसमें कि रीसर्कुलेशन का प्रोविजन है। तो चलिए देखते हैं सारे के सारे फिल्टर्स को एक के बाद एक। सबसे पहले स्टैंडर्ड रेट ट्रिकलिंग फिल्टर। स्टैंडर्ड रेट ट्रिकलिंग फिल्टर जो होता है, इसमें क्या होता है, देखिए मैं इसको ना लाइन डायग्राम से बता रहा हूँ अभी आपको, सिंपल लाइन डायग्राम से, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हमारे पास है ट्रिकलिंग फिल्टर। ट्रिकलिंग फिल्टर के बाद हमारे पास है सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक, और इसके बाद पानी निकल गया बाहर। मतलब अगर Q0 डिस्चार्ज एंटर किया ट्रिकलिंग फिल्टर में, Q0 बाहर निकला और Q0 SST से बाहर निकल गया। इस तरीके से Q0 इन, Q0 आउट एंड देन Q0 आउट। देयर इज नो प्रोविजन फॉर कंट्रोल and therefore nowadays it is not being used. What happens in a high rate trickling filter and how do we accomplish? Let's see. So second one is a high rate trickling filter. High rate trickling filter में भी पहला केस मैं ले रहा हूं और वो है सिंगल स्टेज हाई रेट ट्रिकलिंग फिल्टर। हाई रेट ट्रिकलिंग फिल्टर में पहला है सिंगल स्टेज हाई रेट ट्रिकलिंग फिल्टर। जो सिंगल स्टेज हाई रेट ट्रिकलिंग फिल्टर होता है उसमें क्या होता है, देखिए सिंगल स्टेज हाई रेट ट्रिकलिंग फिल्टर में हमारा जो ट्रिकलिंग फिल्टर है, इसके बाद हमारे पास सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक है, यहाँ से एफ्लुएंट निकला, ठीक है। देयर इज अ प्रोविजन फॉर रीसर्कुलेशन। रीसर्कुलेशन का मतलब क्या है पता है? उसका मतलब ये है कि हम SST से जो पानी निकल रहा है बाहर, उसको रीसर्कुलेट करके हम एक पोर्शन ऑफ दैट वाटर वापस ट्रिकलिंग फिल्टर के अंदर डाल सकते हैं।
इसी को बोलते हैं रीसर्कुलेशन। इसका डिस्चार्ज मान लो हम कह देते हैं QR, ठीक है, इसका डिस्चार्ज मान लो हम कह देते हैं QR, और ओरिजिनल डिस्चार्ज जो था वो था Q0। तो ट्रिकलिंग फिल्टर के ऊपर डिस्चार्ज Q0 तो जाएगा ही, लेकिन उसके साथ साथ हम QR को भी यहाँ पे मेंटेन कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। यहाँ पे एक होता है रीसर्कुलेशन पंप, एक रीसर्कुलेशन पंप होता है जो कि मेक श्योर करता है कि आपको जितना डिस्चार्ज चाहिए वो आउटगोइंग एफ्लुएंट में से खींच लेगा और उसको इनकमिंग डिस्चार्ज के साथ मिक्सअप कर देगा। और वो है ट्रीटेड वाटर। जब ट्रीटेड वाटर वापस से इसके साथ घुलता है तो क्या होता है, तो फिर इस पर्टिकुलर पानी की जो BOD होती है, ऑर्गेनिक मैटर इज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ व्हाट, इन टर्म्स ऑफ इट्स ऑक्सीजन इक्विवेलेंट, दैट इज BOD। तो इस पर्टिकुलर पानी की जो BOD होती है, उस पर्टिकुलर BOD को वो कॉन्सेंट्रेशन को कम करता है। जैसे मान लो यहाँ पे अगर मान लो 100 मिलीग्राम पर लीटर होगा और वहाँ से जो आ रहा है काफ़ी कम BOD आ रहा है, तो जब दोनों मिक्स होंगे तो ओवरऑल जो वैल्यू में जो कॉन्सेंट्रेशन BOD की होगी वो क्या होगी, कम हो जाएगी कि नहीं? वो हो जाएगी, शायद 80 हो जाए, शायद 70 हो जाए, डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू, राइट। और दूसरी चीज़, डिस्चार्ज तो कंट्रोल हो ही रहा है। तो हम क्या करते हैं, हम अपने देखो ये जो डिस्पोजल में पानी जा रहा है आफ्टर डिसइंफेक्शन, डिस्पोजल डायरेक्टली नहीं होता, आफ्टर डिसइंफेक्शन होता है। तो जो डिस्पोजल के लिए पानी निकल रहा है, जरूरी नहीं है कि सारा का सारा पानी डिस्पोज ही कर दे रिवर में, हम उसमें से थोड़ा सा पानी निकाल करके अपने रीसर्कुलेशन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, और जब चाहें जितना चाहे यूज़ कर सकते हैं, और बाकी पानी तो रिवर में चला ही जाएगा। इस तरीके से इफ देयर इज अ प्रोविजन फॉर रीसर्कुलेशन वन टाइम, एक बार, तो उसको बोलेंगे हम सिंगल स्टेज हाई रेट ट्रिकलिंग फिल्टर। अब एक और होता है ट्रिकलिंग फिल्टर, वो कौन सा होता है, वो होता है 2 स्टेज हाई रेट ट्रिकलिंग फिल्टर। 2 स्टेज हाई रेट ट्रिकलिंग फिल्टर में क्या करते हैं हम हमारा जो एम होता है इसमें वो ये होता है कि एफिशिएंसी को बढ़ाना। अगर मान लीजिए इसमें 80% एफिशिएंटली हम BOD को रिमूव कर पा रहे हैं, मतलब ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज कर पा रहे हैं, तो 2 स्टेज में हम उससे थोड़ा ज़्यादा कर पाएंगे। यही चीज़ 2 बार हो जाएगी। इसी को आप एक बार और कॉपी पेस्ट कर देंगे, मतलब पहला स्टेज फिर दूसरा स्टेज। मैं बना के दिखाता हूँ यहाँ पर, जैसे कि ये ट्रिकलिंग फिल्टर, ट्रिकलिंग फिल्टर के बाद इसका सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक, ठीक है, इसके बाद एक और ट्रिकलिंग फिल्टर, और इसके बाद इसका सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक। कुछ प्लांट्स में ऐसा भी किया जाता है कि 2 ट्रिकलिंग फिल्टर होते हैं, उन दोनों के बाद एक सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक होता है, ये भी होता है, वो भी एक वेरिएशन है, ठीक है। ये थोड़ा ज़्यादा कॉमन वेरिएशन है, ठीक है। तो ये SST से रिसर्कुलेट होकर के ये ट्रिकलिंग फिल्टर पहले वाले पे आया, ये ट्रिकलिंग फिल्टर 1 लिख दे रहा हूँ, SST 1। सिमिलरली SST 2 से रिसर्कुलेट होकर के ट्रिकलिंग फिल्टर 2 पे रिसर्कुलेशन आ गया। लेट अस सपोज दिस डिस्चार्ज इज QR1, दिस डिस्चार्ज इज QR2। तो इसका अपना रिसर्कुलेशन चल रहा है जी, और इसका अपना रिसर्कुलेशन चल रहा है, दोनों का अपना अपना। Q0 डिस्चार्ज एंटर कर रहा है और Q0 डिस्चार्ज अल्टीमेटली बाहर भी निकल रहा है, ठीक है। अब इसमें जो ट्रीटमेंट की एफिशिएंसी होगी वो बढ़ जाएगी। एक छोटा सा सवाल आप लोगों के लिए, चलिए बताइए, जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि मान लीजिए जो पहला स्टेज है ये है हमारा फर्स्ट स्टेज। अगर फर्स्ट स्टेज की एफिशिएंसी है 80%, मैं कह रहा हूँ eta1 इज 80%, और सेकेंड स्टेज की एफिशिएंसी, लेट अस सपोज सेकेंड स्टेज की एफिशिएंसी मैं कह रहा हूँ मान लीजिए 60% है, ठीक है, 60%। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि अगर मान लीजिए कि इन्फ्लुएंट BOD, क्वेश्चन है ये आपके लिए, गेट का सवाल भी है, अगर इन्फ्लुएंट BOD मान लीजिए 100 है, 100 मिलीग्राम पर लीटर, मुझे बताइए एफ्लुएंट BOD जो होगी, मतलब जिस पानी की, जो पानी बाहर निकल रहा है एफ्लुएंट, उसकी BOD कितनी हो जाएगी? थोड़ा पॉज करिएगा वीडियो को यहाँ पर और बताइएगा। पहला स्टेज एफिशिएंसी 80%, दूसरा स्टेज एफिशिएंसी 60%, तो अगर 100 मिलीग्राम पर लीटर एंटर करेगा तो एफ्लुएंट BOD कितना होगा? कितने लोगों ने आंसर दिया 8 मिलीग्राम पर लीटर? कितने लोगों ने आंसर दिया? अगर आपने आंसर दिया है तो बहुत अच्छी बात है, वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा। अगर अभी तक सब कुछ क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है, अप्रिशिएट कर पा रहे हो, तो भैया एप्रिसिएशन बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 100 मिलीग्राम पर लीटर, यहाँ पे 8 मिलीग्राम पर लीटर, ठीक है। कैसे हो रहा है ये?
कैसे हो रहा है? इसको ऐसा सोचो कि अगर मान लो ये 80% एफिशिएंसी पे काम कर रहा है, तो 100 अगर बीओडी एंटर करेगा तो बाहर कितना निकलेगा? 20, ठीक है। 20 इसमें एंटर करेगा, 20 का अगर ये 60% रिमूव कर रहा है तो 2 6 12 मिलीग्राम पर लीटर रिमूव हो गया कि नहीं? 12 रिमूव हो गया, 20 में से 12 गया, कितना बचा? 8। तो ओवरऑल एफिशिएंसी अगर मैं आपसे पूछूं इस सिस्टम की बताइए ओवरऑल एफिशिएंसी, तो आप क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे सर 92% है इसकी एफिशिएंसी, बोलोगे कि नहीं? इसको मैथमेटिकली एक्सप्रेस करते हैं और इसको डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन बनाते समय यूज़ कर लेंगे। मैथमेटिकली कैसे एक्सप्रेस करेंगे कि एफिशिएंसी ऑफ 2 स्टेज फिल्टर, दैट इज ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ अ 2 स्टेज फिल्टर विल बी इक्वल टू eta1 प्लस 1 माइनस eta1 इंटू eta2। इसमें सारी एफिशिएंसीज जो हैं वो डेसिमल में लिखना है आपको, मतलब ये जो eta1 है, eta2 है, ये सब किस में लिखना है? ये सब आपको डेसिमल्स में लिखना है, ठीक है। eta1 प्लस 1 माइनस eta1 इंटू eta2। कैसे कैसे लिखा? इसको ऐसे लिखे कि भाई 0.8, मतलब पहले स्टेज की एफिशिएंसी तो है ही ना 0.8, वो तो रिमूव हो ही गया। अब कितना बच गया? 1 माइनस 0.8, 0.2 बच गया। 0.2 का कितना परसेंट रिमूव हुआ? 60% रिमूव हो गया, मतलब 0.12 रिमूव हो गया। 0.12 प्लस 0.8 गिविंग यू 0.92, यानी कि 92%। समझ में आई बात? इस तरीके से ये एक जनरलाइज्ड फॉर्मूला बन गया। एफिशिएंसी को कभी भी ऐसे कोई एवरेज मत ले लेना, या फिर एफिशिएंसी को कुछ लोग होते हैं कि भाई यहाँ पे एवरेज लेना या फिर ऐड कर देना, पता नहीं क्या क्या करते हैं, या फिर मैक्सिमम ऑफ दैट देखते हैं, पता नहीं क्या। एफिशिएंसी को हमेशा लॉजिक से समझिए, ठीक है। चलिए, तो अब यहाँ पे बात हो गई सिंगल स्टेज और 2 स्टेज हाई रेट ट्रिकलिंग फिल्टर में कैसे डिस्चार्ज को कंट्रोल करते हैं। चलिए अब हम देखते हैं कि डिज़ाइन पैरामीटर्स क्या होते हैं। मतलब अगर इन पैरामीटर्स को हम पता लगा लें, कोडल रिकमेंडेशंस भी इन पैरामीटर्स से रिलेटेड कि क्या इनकी वैल्यूज़ होनी चाहिए, टेस्ट कर करके इन्होंने पता लगाया है इंडियन सीवेज के हिसाब से। तो इन पैरामीटर्स को पता लगाने के बाद, एस्टिमेट करने के बाद आप फिल्टर के डायमेंशंस को बता सकते हैं। तो ये इसीलिए कहे जाते हैं डिज़ाइन पैरामीटर्स। देखिए डिज़ाइन पैरामीटर्स 2 होते हैं, एक होता है हाइड्रोलिक लोडिंग रेट, एक होता है हाइड्रोलिक लोडिंग रेट, इसको कहते हैं HLR। इसका एक और नाम है, फॉर्मूला बताने के बाद बताऊंगा इसका दूसरा नाम क्या है, ठीक है। जो दूसरा पैरामीटर है इसको कहते हैं हम लोग ऑर्गेनिक लोडिंग रेट। दूसरा पैरामीटर दैट इज कॉल्ड एज ऑर्गेनिक लोडिंग रेट, दैट इज OLR। इसका भी दूसरा नाम है, फॉर्मूला देखेंगे फिर दूसरा नाम उसके बाद देखेंगे, ठीक है। देखिए सबसे पहले हाइड्रोलिक लोडिंग रेट, ये है क्या चीज़? हाइड्रोलिक लोडिंग रेट पे पहले फोकस करते हैं। देखिए जैसे कि ये है हमारा फिल्टर तो सर्कुलर होता है, सरफेस एरिया, ठीक है। तो मैंने बनाया ये सर्कुलर सरफेस ऑफ द फिल्टर, ठीक है, सरफेस एरिया, ठीक है। अभी हम पूरे फिल्टर पे फोकस नहीं कर रहे हैं, सिर्फ फिल्टर की सरफेस एरिया पे फोकस कर रहे हैं, मतलब जहाँ से पानी जो है अंदर ट्रिकल करता हुआ जाता है, ये पूरी सरफेस एरिया है। तो ये यहाँ पे सेंट्रल पाइप है जहाँ से रोटेटिंग डिस्ट्रीब्यूटरी आर्म्स हैं जो रोटेशन कर करके पानी को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। 2 या 4 आर्म हमारा कोड रिकमेंड करता है और ये इस तरीके से रोटेट करते हुए पानी को डिस्ट्रीब्यूट करते रहते हैं, राइट। यहाँ तक सब क्लियर है। आगे देखेंगे इसमें हो क्या रहा है कि इसमें वाटर जो ऊपर से डिस्चार्ज हो रहा है इस तरीके से रोटेटिंग डिस्ट्रीब्यूटरी आर्म्स की मदद से, ये देखिए यहाँ से डिस्चार्ज हो रहा है, इधर से डिस्चार्ज हो रहा है, इस तरीके से पानी जो डिस्चार्ज हो रहा है रोटेटिंग डिस्ट्रीब्यूटरी आर्म्स की मदद से। तो ये सब मैं भी फिलहाल के लिए हटा देता हूँ। तो एक सरफेस एरिया से पानी जा रहा है, नीचे जा रहा है कि नहीं जा रहा है? एक सरफेस एरिया से जा रहा है। तो अगर मान लीजिए कि इसका जो डिस्चार्ज है, ओवरऑल डिस्चार्ज मान लीजिए Q0 है जो कंटिन्यूसली आ रहा है, और सरफेस एरिया ऑफ द फिल्टर, इसको मैं SA लिख दे रहा हूँ, सरफेस एरिया इज SA। तो हाइड्रोलिक लोडिंग रेट क्या है? हाइड्रोलिक लोडिंग रेट डिफाइंड है डिस्चार्ज पासिंग थ्रू द फिल्टर डिवाइडेड बाय सरफेस एरिया ऑफ द फिल्टर। इसके यूनिट से ही आप समझ सकते हैं, इसका यूनिट होता है मीटर क्यूब पर मीटर स्क्वायर पर डे, या फिर लीटर्स पर मीटर स्क्वायर पर डे। मैं बता रहा हूँ आपको, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में यूनिट्स से खेलना पड़ता है काफ़ी जगहों पे। अगर आप उन जगहों पे यूनिट्स को अगर आप अपनी स्ट्रेंथ वाली एरियाज़ में लेकर के आ गए कि आप यूनिट्स से खेल पा रहे हैं, तो बहुत सारे क्वेश्चंस आप ऐसे ही सॉल्व कर जाएंगे। जैसे कि देखिए मीटर क्यूब पर डे क्या है? डिस्चार्ज ही ना हुआ। पर मीटर स्क्वायर यानी कि क्या है?
ये एरिया ही तो हुआ। तो मीटर क्यूब पर मीटर स्क्वायर पर डे इज नथिंग बट डिस्चार्ज पर यूनिट एरिया। इसको ऐसे भी रीअरेंज कर सकते हैं, मीटर क्यूब पर डे पर मीटर स्क्वायर, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं लीटर्स पर डे पर मीटर स्क्वायर। लीटर पर डे क्या है, डिस्चार्ज है, पर मीटर स्क्वायर क्या, यानी कि सरफेस एरिया। इतने लीटर एक दिन में एक यूनिट एरिया से पास हो सकते हैं, और उसी को बोलते हैं हाइड्रोलिक लोडिंग रेट। हाइड्रोलिक क्यों, क्योंकि ये पानी की बात हो रही है। पानी में क्या है उसकी बात नहीं हो रही है, पानी में प्रेजेंट है ऑर्गेनिक मैटर, पानी में प्रेजेंट है बीओडी, ठीक है। तो वही बीओडी ऑर्गेनिक मैटर के टर्म्स में ही तो बीओडी लिखी जाती है। तो अभी सिर्फ पानी की बात हो रही है, हाइड्रोलिक लोडिंग रेट। इसको एक और नाम जैसे कि मैंने बताया था आपको दिया गया है, और उसको बोलते हैं सरफेस लोडिंग रेट। इसी को सरफेस लोडिंग रेट भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है इसको सरफेस लोडिंग रेट यानी कि SLR? क्यों? क्योंकि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे सरफेस एरिया का टर्म आ रहा है, इसी वजह से इसको सरफेस लोडिंग रेट भी कहते हैं। या फिर ऐसा भी कह सकते हैं कि यूनिट एरिया में या यूनिट सरफेस एरिया में कितना डिस्चार्ज हम पास कर सकते हैं, इस तरीके से डिफाइंड है हाइड्रोलिक लोडिंग रेट। अब हाइड्रोलिक लोडिंग रेट, अब वो देखते हैं हम लोग स्टैंडर्ड रेट ट्रिकलिंग फिल्टर के लिए कैसे लिखेंगे और हाई रेट के लिए कैसे लिखेंगे। स्टैंडर्ड रेट ट्रिकलिंग फिल्टर के लिए HLR फॉर SRTF, स्टैंडर्ड रेट। क्या स्टैंडर्ड रेट ट्रिकलिंग फिल्टर में रिसर्कुलेशन होता है? नहीं होता। उसमें तो जितना पानी आया Q0 उतना ही पानी पास भी होता है। तो सिंपली हो जाएगा Q0 बाय सरफेस एरिया। लेकिन आप खुद ही सोचिए, क्या हाई रेट ट्रिकलिंग फिल्टर के लिए यही फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा? नहीं। उसमें हाइड्रोलिक की बात करूं यानी कि मैं पानी की बात करूं तो पानी Q0 प्लस QR जाता है हर एक फिल्टर में। तो ये हो जाएगा Q0 प्लस QR डिवाइडेड बाय सरफेस एरिया। इस तरीके से HLR लिखा जाता है SRTF के लिए और HRTF के लिए। ऑलराइट, ध्यान दीजिएगा, when you are writing hydraulic loading rate you have to include recirculation, क्योंकि हाइड्रोलिक मतलब क्या, पानी वो भी तो है जो घूम कर आ रहा है। तो दोनों ऐड होंगे हाई रेट ट्रिकलिंग फिल्टर के लिए। स्टैंडर्ड रेट ट्रिकलिंग फिल्टर में रिसर्कुलेशन का कोई प्रोविजन नहीं है, तो वहां पे ये चीज़ ऐड नहीं होगी। गॉट इट? आगे देखिए, इसके बाद आते हैं हम लोग वॉल्यूमेट्रिक, या नहीं तो ऐसा कहिए ऑर्गेनिक लोडिंग रेट। वॉल्यूमेट्रिक भी कहते हैं इसे। क्यों कहते हैं? देखिए इसके फॉर्मूले, जैसे वो सरफेस था ना, ये वॉल्यूम के टर्म्स में आता है। तो देखिए, ऑर्गेनिक लोडिंग रेट OLR इज डिफाइंड एज kg ऑफ BOD5, kg ऑफ BOD5 एंटरिंग द फिल्टर। एंटरिंग, कितना एंटर कर रहा है, कितना ट्रीट हुआ है, इस पे मतलब नहीं है। एक और यूनिट होता है आगे चल के, ऑक्सीडेशन पॉन्ड, वेस्ट स्टेबलाइजेशन पॉन्ड जिसको कहते हैं। यहाँ की डिज़ाइन से वहाँ की डिज़ाइन को कंफ्यूज कर देते हैं बहुत सारे। तो ये हम लोग बेसिकली क्लास में जब डील करेंगे तो फिर डिस्कस करेंगे आगे की बातें, ठीक है। तो kg ऑफ BOD5 एंटरिंग द फिल्टर पर डे डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द फिल्टर, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द फिल्टर, ठीक। मतलब कितना BOD5, BOD मतलब क्या है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, बायोलॉजिकल नहीं, बायोकेमिकल, केमिकल एक्शंस होते हैं, ठीक है। तो जो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड है 5 दिन की, kg पर डे में आप निकालिए, kg ऑफ BOD5 एंटरिंग द फिल्टर पर डे डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द फिल्टर। अब ये BOD कैसे निकलती है, क्या निकलती है, वो बिल्कुल अलग टॉपिक हो जाएगा, उसको अभी के लिए हम सेपरेट कर रहे हैं। अभी हम सिर्फ ट्रिकलिंग फिल्टर पे फोकस करते हैं। कितनी kg ऑफ BOD एंटर कर रही है फिल्टर पे एक दिन में, डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ द फिल्टर। यूनिट क्या हो जाएगा इसका, यूनिट हो जाएगा OLR का, इसका यूनिट होगा kg ऑफ BOD5, या सिंपली kg भी कह सकते हो, पर मीटर क्यूब पर डे। kg ऑफ BOD5 पर मीटर क्यूब पर डे, या फिर सिंपली बुक्स में इसको kg पर मीटर क्यूब पर डे भी लिखा जाता है। मतलब यहाँ पे वॉल्यूम का टर्म आया कि नहीं, इसी वजह से इसको एक और नाम दिया गया है वॉल्यूमेट्रिक लोडिंग रेट, VLR। तो एग्जाम में VLR हो OLR हो एक ही बात है, एग्जाम में HLR SLR हो तो भी एक ही बात है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम का टर्म आ रहा है। तो kg पर मीटर क्यूब पर डे कहिए, है ना, या फिर kg ऑफ BOD5 पर मीटर क्यूब पर डे कहिए, ये उसका यूनिट हो जाता है कि आप यूनिट वॉल्यूम में एक दिन में कितना BOD5 एंटर करवा रहे हैं, ट्रीट कितना हो रहा है वो नहीं, कितना एंटर हो रहा है वो है ये, ठीक है। अब जैसे अब हम लिखना चाहते हैं, मान लीजिए ऑर्गेनिक लोडिंग रेट फॉर OLR फॉर SRTF, स्टैंडर्ड रेट ट्रिकलिंग फिल्टर, तो कैसे लिखेंगे?
ऑर्गेनिक लोडिंग रेट फॉर स्टैंडर्ड रेट ट्रिकलिंग फिल्टर विल बी सिंपली क्यू नॉट इंटू बीओडी जो एंटर कर रही है, मान लीजिए बीओडी नॉट, तो केजी में आएगा कि नहीं? यूनिट को खेलो, यूनिट के साथ खेलो। क्यू नॉट क्या है? क्यू नॉट है लीटर पर डे या मीटर क्यूब पर डे, लीटर पर डे या फिर मीटर क्यूब पर डे, बात तो एक ही हुई ना। तो ये हो गया मीटर क्यूब पर डे इंटू बीओडी, दैट इज मिलीग्राम पर लीटर। मिलीग्राम पर लीटर को कन्वर्ट कर सकते हैं ना केजी में, है ना, 1 kg 10⁻6 मिलीग्राम कर लीजिए। तो ये हो जाएगा मीटर क्यूब पर डे मल्टीप्लाइड बाय केजी पर मीटर क्यूब, लीटर को मीटर क्यूब में। तो देखिए मीटर क्यूब कटेगा, यह किस में आ जाएगा? केजी पर डे। ये पर डे यहाँ पे बच गया केजी में, केजी पर डे। तो क्यू नॉट इंटू बीओडी नॉट इज गिविंग यू व्हाट यूनिट? केजी पर डे डिवाइड बाय वॉल्यूम, दैट्स इट। तो ऑर्गेनिक लोडिंग रेट ऑफ SRTF इज नथिंग बट क्यू नॉट इंटू बीओडी नॉट बाय वी। रटने की जरूरत है क्या? फॉर्मूला रटने की जरूरत है? नॉट एट ऑल। आप अगर फॉर्मूले की मीनिंग समझ गए हैं, वहीं से निकल आया। सिमिलरली ऑर्गेनिक लोडिंग रेट फॉर HRTF, अब यहाँ पे कुछ लोग गलती करते हैं और वो गलती होती है क्यू नॉट प्लस क्यू आर इंटू बीओडी नॉट ले लेते हैं। क्यू नॉट प्लस क्यू आर इंटू बीओडी नॉट बाय वी लेना, क्या ये सही है? नहीं, ये बिल्कुल गलत है, ये रॉन्ग है। इसीलिए रॉन्ग है क्योंकि अगर आप ऐसा लिख रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आप ये कह रहे हैं कि आपका तो पानी ट्रीट ही नहीं हुआ। मतलब आप ये कह रहे हैं कि बीओडी नॉट में भी क्यू आर है, मतलब क्यू आर में बीओडी नॉट है, क्यू नॉट में भी बीओडी नॉट है। क्या ऐसा है? अगर इसको हम जैसे अगर इसको एक्सपैंड करेंगे तो क्या लिखोगे? क्यू नॉट इंटू बीओडी नॉट, और क्या लिखोगे? क्यू आर इंटू बीओडी नॉट, है ना। क्या रिसर्कुलेशन वाले में बीओडी नॉट है? नहीं है, है ना। रिसर्कुलेशन वाले में भी बीओडी होगा, लेकिन कुछ और होगा, बहुत कम होगा। रिसर्कुलेशन डिस्चार्ज में भी बीओडी होगा, लेकिन कम होगा। तो यहाँ पे एक्चुअली में ऐसा लिखते हैं, कैसा लिखते हैं? क्यू नॉट इंटू बीओडी नॉट, वो तो है ही, प्लस क्यू आर इंटू बीओडी आर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, ऐसा लिख सकते हैं। ये चीज़ अभी फिलहाल के लिए हटा देते हैं, डिस्ट्रैक्शंस को रिमूव किया जाए, राइट। सो क्यू नॉट इंटू बीओडी नॉट प्लस क्यू आर इंटू बीओडी आर डिवाइड बाय वी। अब होता क्या है समझिए, रिसर्कुलेशन डिस्चार्ज मल्टीप्लाइड बाय बीओडी आर इतनी कोई खास बड़ी वैल्यू होती नहीं है। इसी वजह से क्यू नॉट इंटू बीओडी नॉट के सामने क्यू आर इंटू बीओडी आर छोटा पड़ जाता है। तो हमारे कोड में जो डिज़ाइन पैरामीटर्स का टेबल बताया गया है, उसमें कोड में स्पेसिफिकली लिखा गया है कि इसको आप नेग्लेक्ट कर दें, आप इसको एक्सक्लूड कर दें। कोड में लिखा है एक्सक्लूड रीसर्कुलेशन बिकॉज ऑब्वियसली बीओडी नॉट इज अ मच बिगर वैल्यू। जब आप जैसे एक एग्जांपल लिया मैंने, 80-90% ट्रीटमेंट हो चुका है, तो जो बचा बीओडी है वो काफ़ी कम है ना। तो ये वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है एक बहुत बड़ी 100 से, ये वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है 5 से 10 से, आप समझ पा रहे हैं। तो कोड में भी जो डिज़ाइन वैल्यूज़ दी हुई हैं वो रिसर्कुलेशन को एक्सक्लूड करके दी हुई। हमारा कोड है ना, हमारा मैनुअल जिसको बोलते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मैनुअल, 2013 का मैनुअल हम लोग यूज़ करते हैं। तो ये जो 2013 का जो मैनुअल यूज़ कर रहे हैं, उसमें जो टेबल में वैल्यू है वो रिसर्कुलेशन को एक्सक्लूड करके दी है। तो इसी वजह से हम इस पर्टिकुलर चीज़ को ऐसे लिख देते हैं डायरेक्ट, OLR ऑफ HRTF इज इक्वल टू क्यू नॉट इंटू बीओडी नॉट डिवाइडेड बाय V। तो HRTF के लिए या फिर SRTF के लिए, दोनों के लिए फॉर्मूला सेम हो जाता है। आपको यहाँ पे तो रिसर्कुलेशन होता ही नहीं है, तो यहाँ पे तो रिसर्कुलेशन एक्सक्लूडेड ही है, यहाँ पे भी एक्सक्लूड कर देना है। कोड में जो डेटा दिया है वो रिसर्कुलेशन एक्सक्लूड करके दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे बात समझिएगा, इस तरीके से आप OLR लेंगे। अब इनको मैंने डिज़ाइन पैरामीटर्स क्यों कहा, आइए वापस। वाई वी आर सेइंग देम एज डिज़ाइन पैरामीटर्स, ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि कोड में जैसे मान लीजिए OLR की कोई वैल्यू गिवन है, OLR गिवन है, ठीक है, डिस्चार्ज क्यू नॉट गिवन है, बीओडी नॉट गिवन है, ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ें आपकी गिवन है। HLR आपको क्या लेना है ये भी मान लीजिए गिवन है। गिवन नहीं भी होगा तो भी आप कहाँ से उठा सकते हैं इसको अपने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मैनुअल की जो रिकमेंडेड वैल्यूज़ हैं इंडियन कंडीशंस के लिए, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मैनुअल की रिकमेंडेड वैल्यूज़ में से उसको पिक कर सकते हैं। क्यू नॉट बीओडी नॉट ये तो हमारे को मालूम ही है भाई, क्यू नॉट क्या है और बीओडी नॉट क्या है, रिसर्कुलेशन कितना रखना है, वो सब
तो ये डिज़ाइन पैरामीटर्स इसीलिए हैं क्योंकि HLR की मदद से हम निकाल पाएंगे सरफेस एरिया और OLR की मदद से हम निकाल पाएंगे वॉल्यूम। फॉर्मूले देख रहे हैं ना आप, याद करिए, यूनिट से याद रखिए, मीटर क्यूब पर मीटर स्क्वायर पर डे, तो सरफेस एरिया निकलेगा मीटर स्क्वायर, यहाँ से वॉल्यूम निकलेगा। तो सरफेस एरिया को हम लोग लिख सकते हैं पाई डी स्क्वायर बाय 4। आप बोलोगे वो बीच में होल भी तो है जहाँ से पानी आता है, सेंट्रल पाइप। भाई ये जो फिल्टर है ना, फिल्टर का सरफेस एरिया इतना बड़ा है कि उसमें जो बीच का जो होल है जहाँ से पानी ऊपर की तरफ और रोटेटिंग डिस्ट्रीब्यूटरी आर्म में जाता है, उसको आप नेग्लेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे पाई डी स्क्वायर बाय 4, पाई डी स्क्वायर बाय 4 हमारा जो होगा सरफेस एरिया हो जाएगा और वहाँ से डी निकल आएगा। तो डायमीटर एक डिज़ाइन पैरामीटर है, वो आ गया। वॉल्यूम, वॉल्यूम को हम क्या लिख सकते हैं, वॉल्यूम को लिखेंगे पाई डी स्क्वायर बाय 4 इंटू एच। पाई डी स्क्वायर बाय 4 तो ऊपर से मिल ही गया। तो हाइट यानी तो डेप्थ ऑफ द फिल्टर कैसे निकलेगी, डेप्थ ऑफ द फिल्टर निकल जाएगा वॉल्यूम डिवाइडेड बाय सरफेस एरिया से। तो यहाँ से एच यानी कि डेप्थ ऑफ द फिल्टर निकल जाएगा। चलिए इसी से रिलेटेड आगे बढ़ेंगे और बहुत सारे फॉर्मूले वगैरह भी हैं जिसको एनआरसी इक्वेशंस कहते हैं, डिज़ाइन पैरामीटर्स हैं। लेकिन वहाँ बढ़ने से पहले हम एक गेट का क्वेश्चन कर लेते हैं। तो देखिए ये एक एनडीटी है, न्यूमेरिकल डेटा टाइप क्वेश्चन। द सीवेज इज फ्लोइंग एट 4.5 mld from a primary clarifier to a standard rate trickling filter. BOD of influent is 180 milligram per liter. Organic loading can be taken as 150 gram per meter cube per day and surface loading as 2500 liters per meter square per day. They are asking what should be the depth of the filter. ठीक है, तो इसमें ये बताया गया है कि प्राइमरी क्लैरिफायर यानी कि PST, प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक, वहाँ से पानी आया ट्रिकलिंग फिल्टर में। ट्रिकलिंग फिल्टर में जो पानी आ रहा है उसका डिस्चार्ज का रेट 4.5 mld दिया है। और एक और चीज़, रिसर्कुलेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, रिसर्कुलेशन नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये एक स्टैंडर्ड रेट ट्रिकलिंग फिल्टर क्वेश्चन में दिया है, ठीक है। बीओडी इन्फ्लुएंट जो आ रहा है उसकी 180 मिलीग्राम पर लीटर है, ऑर्गेनिक लोडिंग रेट इतना है, हाइड्रोलिक लोडिंग रेट इतना है। सरफेस लोडिंग बोलिए, हाइड्रोलिक लोडिंग बोलिए, एक ही बात है, राइट। सॉल्व करिए। मैंने आपको पहले ही बताया कि यूनिट्स से खेलना हमको आना चाहिए, राइट। तो देखिए 4.5 mld डेटा है। अब इसका देखते हैं कि हम लोग कैसे यूज़ करेंगे डेटा। सरफेस लोडिंग रेट पहले लेते हैं, 2500 लीटर्स पर मीटर क्यूब पर डे इज इक्वल टू डिस्चार्ज 4.5 mld, मतलब 4.5 इंटू 10 to the power 6 लीटर्स पर डे। यस, सो डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, डिवाइड बाय हो जाएगा सरफेस एरिया, डिवाइडेड बाय सरफेस एरिया ऑफ द फिल्टर। अब इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ से आपको मिलेगा कि सरफेस एरिया ऑफ द फिल्टर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 4.5 इंटू 10 to the power 6 डिवाइडेड बाय 2500। अब लीटर पर डे दोनों जगह कटेगा और सरफेस एरिया यहाँ पर मीटर स्क्वायर वहाँ पर, तो ये आपको किस यूनिट में मिलेगा, ये यूनिट आपको मिलेगा मीटर स्क्वायर में, राइट। सो 4.5 इंटू 10 to the power 6 डिवाइड बाय 2500 इज गोइंग टू गिव यू 1800 मीटर स्क्वायर। 45 बाय 25 1.8, राइट। तो 3 और 0 यहाँ से तो 1800 मीटर स्क्वायर, राइट। इसके बाद सरफेस एरिया मिली। सरफेस एरिया के बाद हम क्या निकाल सकते हैं, वॉल्यूम निकाल सकते हैं। वॉल्यूम निकालने के लिए हम यूज़ करेंगे ऑर्गेनिक लोडिंग का, ये 150 ग्राम पर मीटर क्यूब पर डे। सो देखिएगा ऑर्गेनिक लोडिंग रेट दिया हुआ है 150 ग्राम पर मीटर क्यूब पर डे इज इक्वल टू क्यू नॉट इंटू BOD नॉट, राइट। तो BOD नॉट कितना है, BOD नॉट है 180 मिलीग्राम पर लीटर जो इनकमिंग BOD है, मल्टीप्लाइड बाय क्यू नॉट है 4.5 इंटू 10 to the power 6 लीटर्स पर डे डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द फिल्टर, डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ द फिल्टर। तो देखिए ज़रा यहाँ पे कुछ यूनिट्स कटते हुए दिख नहीं रहे हैं, थोड़ा वहाँ पे दिक्कत है कि नहीं। तो इसको चेंजेस करने पड़ेंगे। क्या करने पड़ेंगे, ताकि या तो आप इस ग्राम को मिलीग्राम करिए या उस मिलीग्राम को ग्राम करिए, तो वो दोनों कटेंगे। ये लीटर से ये लीटर तो कट गया, ठीक है। ये पर डे से इधर का पर डे भी कट गया, ठीक है। ये ग्राम और मिलीग्राम का यहाँ पे चक्कर है। तो इसको अपन एक काम कर लेते हैं, इसको मिलीग्राम में कन्वर्ट कर लेते हैं। 150 इंटू 10 to the power 3 मिलीग्राम पर मीटर क्यूब इज इक्वल टू 180 मिलीग्राम
मल्टीप्लाइड बाय 4.5 इंटू 10⁶ बाय वॉल्यूम। तो यहाँ से ये देखिएगा 10⁻3, तो ये भी हो जाएगा 3। ऑल राइट, और ये 180, 150, 4.5, तो यहाँ से वॉल्यूम हो जाएगा, ये मिलीग्राम से अब मिलीग्राम कटेगा, मीटर क्यूब यूनिट उधर जाएगा, तो ऐसे करके हमारा वॉल्यूम आएगा मीटर क्यूब में, और ये हो जाएगा 180 इंटू 45 डिवाइड बाई 3, 18 3 54, यानी कि 5400 मीटर क्यूब। ये आ गया वॉल्यूम। वॉल्यूम 5400 मीटर क्यूब और सरफेस एरिया था 1800 मीटर क्यूब। हमसे पूछी गई है डेप्थ ऑफ द फिल्टर, तो डेप्थ ऑफ द फिल्टर H विल बी इक्वल टू 5400 मीटर क्यूब डिवाइड बाय 1800 मीटर स्क्वायर विल गिव यू 3 मीटर्स। दैट्स योर आंसर, दैट्स इट। इस तरीके से यूनिट से खेल करके हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम डिजाइन डेटा की तरफ। देखते हैं हम डिजाइन डेटा क्या होता है एक ट्रिकलिंग फिल्टर का, और उसके बाद फिर देखेंगे एनआरसी इक्वेशंस टू कैलकुलेट द एफिशिएंसी ऑफ अ ट्रिकलिंग फिल्टर। तो चलिए अब यहाँ पे डिजाइन डेटा देखें। यहाँ पे पहला कॉलम होगा पैरामीटर, किस पैरामीटर की बात हो रही है वो, और SRTF के लिए हम क्या वैल्यू लेते हैं और HRTF के लिए क्या वैल्यू ली जाती है। तो पैरामीटर, सबसे पहला पैरामीटर लेते हैं डायामीटर। डायामीटर जो आपको मैक्सिमम लेना है मीटर में, ठीक है। डायामीटर हमारा कोड कहता है कि मैक्सिमम डायामीटर जो आपको लेना है मीटर में, वो दोनों के लिए आपको 60 मीटर लेना है। इससे ज़्यादा डायामीटर का ट्रिकलिंग फिल्टर नहीं लेंगे। अच्छा, इससे ज़्यादा अगर मान लीजिए डायामीटर हो भी गया तो दिक्कत क्या है? दिक्कत कुछ नहीं है। अगर मान लीजिए इससे ज़्यादा डायमीटर हो भी जाता है तो हम एक से ज़्यादा ट्रिकलिंग फिल्टर लेके आएंगे। बिल्कुल सर्वे के जैसा है, वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट। मतलब अगर मान लीजिए बहुत बड़ा एक ही यूनिट बनाएंगे तो इट वुड बी डिफिकल्ट टू मैनेज इट। इट्स बेटर टू इंस्टॉल मल्टीपल यूनिट्स ऑफ दैट, राइट। तो इसीलिए मैक्सिमम डायमीटर 60 दिया गया है, एक कन्वीनियंट वैल्यू है। उसके बाद बात करते हैं हाइड्रोलिक लोडिंग रेट। हाइड्रोलिक लोडिंग रेट मीटर क्यूब पर मीटर स्क्वायर पर डे के यूनिट में SRTF के लिए दी गई है 1 से लेकर के 4 और HRTF के लिए दी गई है 10 से लेकर के 40। मतलब आप ये कह सकते हो कि आप 10 गुना ज़्यादा डिस्चार्ज पास करा सकते हो HRTF से इन कंपैरिजन टू SRTF। उसके बाद थर्ड है OLR। OLR जो दिया जाता है ऑर्गेनिक लोडिंग रेट, वो दिया जाता है kg ऑफ BOD5 पर मीटर क्यूब पर डे के टर्म्स में, और kg ऑफ BOD5 पर मीटर क्यूब पर डे के टर्म्स में इसके लिए 0.08 से 0.32 kg ऑफ BOD5 पर मीटर क्यूब पर डे, और इसके लिए होता है 0.32 से 1 kg पर मीटर क्यूब पर डे। ऑलराइट, इसके बाद एक टर्म होती है जिसको हम लोग कहते हैं रीसर्कुलेशन रेशो। इसका एक टर्म होती है जिसको कहते हैं रीसर्कुलेशन रेशो। रीसर्कुलेशन रेशो डिफाइंड है QR बाय Q0, मतलब रीसर्कुलेशन डिस्चार्ज डिवाइडेड बाय योर इनकमिंग सीवेज डिस्चार्ज। अब SRTF में तो ये SRTF का है, तो SRTF में तो होता नहीं है, तो यहाँ पे रीसर्कुलेशन की वैल्यू ही 0 है तो 0 हो गया। और HRTF के लिए हम ले लेते हैं इसको 0.5 से लेकर के 3 के बीच में। हमारा कोड कहता है 0.5 से 3 के बीच में आप इसको ले सकते हैं, ठीक है। इसके बाद जो फिफ्थ है वो है डेप्थ ऑफ द फिल्टर। डेप्थ ऑफ द फिल्टर, जैसा कि अभी हमने पिछले सवाल में निकाला था ना H, उसी की बात हो रही है। डेप्थ ऑफ द फिल्टर H इन मीटर। तो SRTF की डेप्थ होती है 1 से लेकर के 3 मीटर के बीच में। मीटर लिखने की यहाँ पे एक बार लिख दिया, और यहाँ पे 0.9 से लेकर के 2.5 मीटर। तो दिस इज द डिजाइन डेटा ऑफ standard rate trickling filter and a high rate trickling filter. Moreover, one more thing here is that जब कभी भी आप HLR लेंगे HRTF के लिए तो कोड कहता है include recirculation। recirculation को include करना है, जो कि मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया भी। अगर आप OLR लेते हैं तो HRTF में आपको recirculation लेने की ज़रूरत नहीं है। ये जो कोड ने वैल्यू आपको प्रोवाइड की है 0.32 से 1, ये वैल्यू आफ्टर एक्सक्लूडिंग रिसर्कुलेशन की वैल्यू है। तो आपको कभी भी जब आप इन वैल्यूज़ को इन पर्टिकुलर रेंज में आप काम कर रहे होंगे, डोंट कंसिडर रिसर्कुलेशन। ऑलराइट, ठीक है। तो ये हो गया हमारा डिज़ाइन डेटा। इसके बाद अब हम आते हैं हमारी
एफिशिएंसी ऑफ ट्रिकलिंग फिल्टर पे। एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं ट्रिकलिंग फिल्टर की, एनआरसी इक्वेशंस की मदद से समझते हैं। एफिशिएंसी ऑफ ट्रिकलिंग फिल्टर, एनआरसी स्टैंड्स फॉर नेशनल रिसर्च काउंसिल। एनआरसी का मतलब है नेशनल रिसर्च काउंसिल। कहाँ की है ये है यूएसए की, इंडिया की नहीं है, यूएसए की है। ये जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो रहा था उस समय मिलिट्री में पानी को भेजने के लिए नेशनल रिसर्च काउंसिल ने इंटेंसिवली रिसर्च की थी ट्रिकलिंग फिल्टर पे और कुछ इंपेरिकल इक्वेशंस डेवलप किए थे। उन इंपेरिकल इक्वेशंस को आज भी हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। तो नेशनल रिसर्च काउंसिल जो कि यूएसए में है, उन्होंने एफिशिएंसी ऑफ ट्रिकलिंग फिल्टर के लिए कुछ इक्वेशंस प्रोवाइड करी। एफिशिएंसी ऑफ ट्रिकलिंग फिल्टर इन जनरल अगर मैं बात करूं तो इन जनरल क्या होगा, इन जनरल होगा कि इन्फ्लुएंट बीओडी कितना था, बीओडी आई माइनस एफ्लुएंट बीओडी कितना, बीओडी ई डिवाइडेड बाय इन्फ्लुएंट बीओडी इनटू 100। ये होता है इन जनरल। इनफैक्ट कोई भी बायोलॉजिकल यूनिट ले लो, ट्रिकलिंग फिल्टर क्या है, एक बायोलॉजिकल यूनिट। कोई भी बायोलॉजिकल यूनिट लीजिए, सभी का एफिशिएंसी इसी तरीके से निकाला जाता है, क्योंकि बायोलॉजिकल यूनिट का काम क्या है, बायोलॉजिकल यूनिट का काम है बीओडी में रिडक्शन करना, ऑर्गेनिक मैटर का डिकम्पोजिशन करना, ताकि बायोफ्लॉक बने। बायोफ्लॉक कैसे बनता है, क्या बनता है, जब हम एसएसटी पढ़ेंगे तब देखेंगे, सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक, कि बायोफ्लॉक में कैसा क्या होता है जो बड़ी जल्दी सेटल कर जाता है, ठीक है। तो बीओडी इन्फ्लुएंट माइनस बीओडी एफ्लुएंट डिवाइड बाय बीओडी इन्फ्लुएंट मल्टीप्लाइड बाय 100, मतलब कितना बीओडी रिमूव हुआ, 100 मान लो माइनस 20 डिवाइड बाय 100 इंटू 100, 80%, समथिंग लाइक दैट। तो ये तो हुआ एक जनरल तरीका, लेकिन ट्रिकलिंग फिल्टर के पैरामीटर्स को समझते हुए कैसे एफिशिएंसी निकाली जाती है देखते जाते हैं। केस नंबर 1 इज फॉर स्टैंडर्ड रेट ट्रिकलिंग फिल्टर। For a standard rate trickling filter, efficiency is given by 100 by 1 plus 0.44 रूट ओवर u। ये बड़ा ही सिंपल सा एक्सप्रेशन है, याद रखिएगा। एफिशिएंसी इज गिवन बाय 100 बाय 1 प्लस 0.44 रूट ओवर u। व्हाट इज u? u इज नथिंग बट यूनिट लोडिंग रेट। यूनिट लोडिंग रेट कहिए, जिसको अभी तक के हम लोग ऑर्गेनिक लोडिंग रेट, वॉल्यूमेट्रिक लोडिंग रेट ये कह रहे थे। वही चीज़ वहाँ की मिलिट्री ने जब वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे टेस्टिंग किया था नेशनल रिसर्च काउंसिल ने, तो वहाँ पे इसको यू नाम दिया गया था, यूनिट लोडिंग रेट। टाइम के साथ साथ यही यूनिट लोडिंग रेट को OLR VLR कहा जाने लगा, ठीक है। तो हम उस फॉर्म में पढ़ रहे हैं जिस फॉर्म में ओरिजिनली एनआरसी ने दिया था। उसके बाद धीरे धीरे चेंजेस होते चले गए और ये सब कुछ वेरिएशंस आए। तो यू कहिए, OLR कहिए, VLR कहिए, सब एक ही बात है। ये एक इंपेरिकल इक्वेशन है और इस पर्टिकुलर इक्वेशन में kg ऑफ BOD5 पर मीटर क्यूब पर डे में आप पुट करेंगे। इसमें आप वैल्यू जो पुट करेंगे वो पुट करेंगे kg ऑफ BOD5 पर मीटर क्यूब पर डे में, ठीक है। यूनिट भी फिक्स है, इसी यूनिट पे काम करना है आपको। अगर कुछ किताबों में हेक्टेयर मीटर लिखा रहता है मीटर क्यूब की जगह, अगर हेक्टेयर मीटर लिखेंगे तो एक हेक्टेयर में कितने मीटर स्क्वायर, 10⁴। तो यहाँ पे 0.0044 हो जाएगा, क्योंकि 100 बाहर आएगा रूट के, डिवीजन में रहेगा, ऊपर आएगा, तो 0.0044 हो जाएगा। इसलिए आप ऐसे याद रखिए, हेक्टेयर में भी याद रखोगे, मीटर क्यूब में भी याद रखोगे तो मुश्किल हो जाएगी। मीटर क्यूब में याद रखिए, हेक्टेयर मीटर वाला रहने दीजिए, ठीक है। तो ये हो गया फॉर अ स्टैंडर्ड रेट ट्रिकलिंग फिल्टर। अब बात करते हैं केस नंबर 2। केस नंबर 2 है फॉर अ हाई रेट ट्रिकलिंग फिल्टर। हाई रेट ट्रिकलिंग फिल्टर में भी दो हैं, मैंने आपको बताया, सिंगल स्टेज हाई रेट ट्रिकलिंग फिल्टर और 2 स्टेज हाई रेट ट्रिकलिंग फिल्टर। तो पहले देखते हैं सिंगल स्टेज हाई रेट ट्रिकलिंग फिल्टर। सिंगल स्टेज हाई रेट ट्रिकलिंग फिल्टर के लिए एफिशिएंसी दी जाती है 100 बाय 1 प्लस 0.44 रूट ओवर ऑर्गेनिक लोडिंग रेट, जिसको हम यू भी कहते थे, डिवाइडेड बाय एफ। ये एक नया टर्म आ गया यहाँ पर डिवीजन में, एफ। एफ क्या होता है? एफ को कहते हैं रीसर्क्यूलेशन फैक्टर। इसको कहते हैं रीसर्क्यूलेशन फैक्टर। OLR का वही यूनिट है। क्या यूनिट है OLR का? वही kg ऑफ BOD5 पर मीटर क्यूब पर डे, बस F आ जाएगा उसके नीचे।
सिंपल फॉर्म में बता रहा हूं मैं आपको, क्योंकि बुक्स में आप देखोगे तो हर किताब अलग अलग नोटेशन फॉलो करती है, कॉम्प्लेक्स करते जाते हैं चीज़ों को। मैं आपको सिंपल फॉर्म में बता रहा हूं, बिल्कुल वैसे ही याद रखिए, क्वेश्चन सारे बन जाएंगे, ठीक है, क्वेश्चन भी करेंगे। तो रीसर्कुलेशन फैक्टर ऐसे हो गया। उसके बाद ये रीसर्कुलेशन फैक्टर कैसे निकालते हैं? रीसर्कुलेशन फैक्टर निकलता है ऐसा, 1 + r डिवाइडेड बाय 1 + 1 - f इंटू r का स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर, ऐसे निकलता है। ये रीसर्कुलेशन फैक्टर का एक्सप्रेशन है, फॉर्मूला है। R जैसा कि मैंने बताया रीसर्कुलेशन रेशो, और R की वैल्यू क्या होती है? R की वैल्यू होती है QR/Q0। ये F कुछ नया है, स्मॉल f, ये कैपिटल F स्मॉल f दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। स्मॉल f को कहा जाता है ट्रीटेबिलिटी फैक्टर, इसको कहा जाता है ट्रीटेबिलिटी फैक्टर। ये ट्रीटेबिलिटी फैक्टर जो सीवेज जिस कंट्री का होता है उसके हिसाब से ट्रीटेबिलिटी फैक्टर की वैल्यू फिक्स की जाती है आफ्टर डूइंग अ लॉट ऑफ टेस्ट। बहुत सारी टेस्ट करने के बाद ट्रीटेबिलिटी फैक्टर इंडियन सीवेज के लिए 0.9 पाया गया है। सो फॉर इंडियन सीवेज ट्रीटेबिलिटी फैक्टर इज फाउंड टू बी 0.9। तो जब हम 0.9 पुट करते हैं तो रीसर्कुलेशन फैक्टर जो कि बुक्स में दिया रहता है फॉर्मूला, वो आ जाता है, और वो होता है 1 + r डिवाइडेड बाय 1 + 0.1 r का होल स्क्वायर। तो इस तरीके से रीसर्कुलेशन फैक्टर आप निकाल सकते हैं। r क्या? QR/Q0। ट्रीटेबिलिटी फैक्टर कितना लेंगे आप? 0.9। ऐसा करके रीसर्कुलेशन फैक्टर आ जाएगा 1 + r डिवाइड बाय 1 + 0.1 r का होल स्क्वायर। सिंपल। इसके बाद हम लोग देखते हैं 2 स्टेज हाई रेट ट्रिकलिंग फिल्टर। दूसरा देखें, दूसरा है 2 स्टेज हाई रेट ट्रिकलिंग फिल्टर। 2 स्टेज हाई रेट ट्रिकलिंग फिल्टर में 2 स्टेजेस हैं, जैसे कि हम लोग पहले डायग्राम बनाए थे, एक के बाद एक होने वाला, राइट। 𝜂1 𝜂2 लिए थे, राइट। वैसे ही यहां पर भी पहले स्टेज के लिए 𝜂1 कैसे होगा? पहले स्टेज के लिए 𝜂1 होगा 100/1 + 0.44 √ OLR पहले स्टेज का डिवाइड बाय ये F भी पहले स्टेज का। मतलब पहले फिल्टर में ऑर्गेनिक लोडिंग रेट की डेफिनेशन क्या होती है? kg ऑफ BOD एंटरिंग द फिल्टर। यहाँ पे पहले फिल्टर 1 लिख दिया मैंने, मतलब kg ऑफ BOD एंटरिंग द फर्स्ट फिल्टर पर m3 डे। ठीक है, क्या लिखूंगा मैं इसको? OLR1 को एक्सप्रेशन के फॉर्म में नहीं लिख रहा हूं मैं, यहाँ पे स्टेटमेंट के फॉर्म में। स्टेटमेंट के फॉर्म में देखिए, kg ऑफ BOD 5 एंटरिंग फर्स्ट फिल्टर पर m3 डे, ऐसा लिखेंगे इसको। अब जब आपकी एफिशिएंसी 1 आ जाएगी, यहां से आप क्या करेंगे? एफिशिएंसी 2 निकालेंगे। ये F1 रीसर्कुलेशन फैक्टर जो फर्स्ट स्टेज का होगा, तो फर्स्ट स्टेज का QR लेंगे और वहां से F1 आएगा। सेकेंड स्टेज का QR लोगे QR2 तो F2 आ जाएगा। तो 𝜂2 होता है 100 डिवाइडेड बाय 1 + 0.44 √ OLR ऑफ द सेकेंड स्टेज डिवाइडेड बाय F2। अब बात समझिएगा, यहाँ पे एक चीज़ है जो चूक हो जाती है लोगों से, स्टूडेंट्स से, और वो ये है, ये डिवाइड करना भूल जाते हैं 1 - 𝜂1 से। ये इम्पेरिकली डेवलप्ड फॉर्मूले हैं ना, तो इन्होंने क्या किया है? इन फॉर्मूलों पे टेस्टिंग कर करके इसकी वैलिडिटी को इंश्योर किया है। तो दूसरा स्टेज का एफिशिएंसी जब निकालते हैं तो यू हैव टू डिवाइड बाय 1 - 𝜂1। 𝜂1 आप यहाँ पे किस में लिखेंगे? डेसिमल में। इसमें आप 𝜂1 जो है ये उसमें नहीं लिखे, परसेंटेज में नहीं डालेंगे। जैसे मान लो 80% आ गया पहले स्टेज का, तो डोंट पुट इट हियर 80, यहाँ पे पुट करेंगे 0.8, 1 से माइनस हो रहा है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कि दिस हैज टू बी सब्स्टिट्यूटेड इन डेसिमल्स, ओके, वॉट एवर बी द वैल्यू। तो इस तरीके से सेकेंड स्टेज का निकलेगा। और ओवरऑल तो मैंने आपको बता ही दिया है कि ओवरऑल एफिशिएंसी निकलती है ईटा पहले स्टेज का प्लस 1 - 𝜂1 इंटू 𝜂2। ये तो हमने पहले ही एस्टैब्लिश कर दिया, तो हम घूम के फिर से वहीं पे आ गए जहां से स्टार्ट किए थे। नाउ विद द हेल्प ऑफ द इक्वेशंस ऑल्सो, सो दीज व्हाट आर कॉल्ड एज NRC इक्वेशंस। तो ये और जो पिछली आपने इक्वेशंस देखी, ये सारी की सारी ये सब हैं NRC इक्वेशन, एफिशिएंसी ऑफ ट्रिकलिंग फिल्टर निकालने के लिए। तो क्विकली मैं बता दूं, एफिशिएंसी ट्रिकलिंग फिल्टर की BOD इन्फ्लुएंट माइनस BOD एफ्लुएंट बाय BOD इन्फ्लुएंट ऐसे होता है। SRTF के लिए ऐसा,
ठीक है, और U जो है यूनिट लोडिंग रेट, जिसको बाद में हमने OLR VLR कह दिया, ठीक। तो हाई रेट ट्रिकलिंग फिल्टर सिंगल स्टेज के लिए ऐसे कैलकुलेट करेंगे, 2 स्टेज के लिए हो जाएगा तो फिर 2 बार कैलकुलेट करेंगे, लेकिन जब आप दूसरे स्टेज का लिखेंगे तो पहली स्टेज की एफिशिएंसी को इनकॉर्पोरेट करेंगे दूसरे स्टेज में, तब जाके आपकी निकलेगी ओवरऑल एफिशिएंसी eta1 + 1 - eta1 × eta2। सो दिस इज अबाउट द ट्रिकलिंग फिल्टर। यहाँ पे ट्रिकलिंग फिल्टर से रिलेटेड जो थ्योरी है वो ख़त्म होती है। मुझे यार कमेंट करके बताना, अगर आप मेरे प्रीवियस स्टूडेंट हो तो भी मुझे बताना, और अगर अभी आप देख रहे हो इस वीडियो को पूरी यहाँ तक के पहुँचे हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना। इतना पेशेंटली सुनने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। कुछ क्वेश्चंस और करने हैं, चलो सॉल्व करें। तो चलिए क्वेश्चन किया जाए। क्वेश्चन है हमारे सामने, द वॉल्यूम ऑफ अ हाई रेट ट्रिकलिंग फिल्टर हैविंग एफिशिएंसी ऑफ 82% इज 1365 मीटर क्यूब। मतलब वॉल्यूम दिया हुआ है हाई रेट ट्रिकलिंग फिल्टर का, एफिशिएंसी भी गिवन है आपको 82%, और रिसर्कुलेशन रेशियो दिया हुआ है 1.5, ठीक है। बीओडी पूछा गया है इन केजी पर डे एंटरिंग द फिल्टर यूनिट विल बी, मतलब हर दिन कितनी बीओडी इन टर्म्स ऑफ पर डे, केजी पर डे एंटर करेगी फिल्टर के अंदर। तो हाई रेट ट्रिकलिंग फिल्टर का एफिशिएंसी का फॉर्मूला आप याद करिए। अगर आपको लगता है आप कर लेंगे सॉल्व, तो आई रिक्वेस्ट यू टू पॉज द वीडियो, सॉल्व करिए, फिर देखिए आंसर। एफिशिएंसी होता है 100/1 + 0.44 √ ऑर्गेनिक लोडिंग रेट बाय एफ। अच्छा, ऑर्गेनिक लोडिंग रेट है क्या? ऑर्गेनिक लोडिंग रेट कुछ नहीं है, ये तो W/V ही तो है। W क्या? kg ऑफ BOD एंटरिंग द फिल्टर पर डे, ठीक है। इसको मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ 0.44 √ ऑर्गेनिक लोडिंग रेट का यूनिट क्या है? ऑर्गेनिक लोडिंग रेट का यूनिट है kg/m³ पर डे, इजंट इट? तो kg पर डे को ऊपर कर देते हैं हम, उसको हम W का नाम दे देते हैं, मीटर क्यूब वॉल्यूम वाला टर्म है उसको नीचे कर देते हैं, और F तो है ही, तो ये हो गया W/V × F, इजंट इट? F क्या होता है? रिसर्कुलेशन फैक्टर। क्या दिया है? रिसर्कुलेशन रेशो, मतलब R दिया है, R से आपको F निकालना है, ठीक है। तो F निकाल लेते हैं। F क्या होता है? F होता है 1 + R डिवाइडेड बाय 1 + 0.1 R का होल स्क्वायर। अब ऐसे में ये हो जाएगा 1.15 का स्क्वायर, और 1.15 का स्क्वायर करने के बाद प्लस 1.5 यानी कि 2.5 से डिवाइड करेंगे, तो ये आ रहा है 1.89। तो F का वैल्यू आ गया, वॉल्यूम हमको गिवन है, एफिशिएंसी हमको गिवन है, W निकाल लेंगे। W वही तो है क्या? kg ऑफ BOD जो पूछा गया है पर डे के टर्म्स में, मीटर क्यूब तो यहाँ पे वॉल्यूम में आ गया, राइट। तो वेरी सिंपल नाउ, एफिशिएंसी इज गिवन एज 82% इज इक्वल टू 100/1 + 0.44 यूनिट्स का ध्यान रखिएगा, डिवाइडेड बाय W जो कि निकालना है, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम जो कि दिया है 1365 मीटर क्यूब। अगर वॉल्यूम कुछ और यूनिट में दिया रहता तो मीटर क्यूब में हम कन्वर्ट करते, हेक्टेयर मीटर में दिया रहता, वॉल्यूम कुछ और यूनिट में दिया रहता तो हम उसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट करके पुट करते, मल्टीप्लाइड बाय 1.89। तो यहाँ से जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से W की वैल्यू आ जाएगी 642 kgs पर डे। इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे, कुछ नहीं करना है, इधर लेकर आओ, उधर लेके आओ, 100/82 होगा, 82 1.21 कुछ होगा, -1, फिर डिवाइड बाय 0.44 स्क्वायर, फिर मल्टीप्लाइड बाय 1365 × 1.89, W का वैल्यू आ जाएगा। मतलब ओपन करके आप सॉल्व करो कैलकुलेटर से, बड़ी आसानी से आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, और वो है कैलकुलेट द डायमीटर रिक्वायर्ड फॉर अ सिंगल स्टेज हाई रेट ट्रिकलिंग फिल्टर which is to yield effluent BOD of 20 मिलीग्राम पर लीटर। एक सिंगल स्टेज हाई रेट ट्रिकलिंग फिल्टर है, BOD ऑफ एफ्लुएंट पहले से डिजायरेबल कितना है? 20 मिलीग्राम पर लीटर। When treating settled domestic sewage, what do you mean by settled domestic sewage? सेटल्ड वाटर क्या होता है? सेटल्ड वाटर वो होता है जिसका सेडिमेंटेशन हो चुका होता है, जो पीएसटी से बाहर आता है। पीएसटी से बाहर आने के बाद कहाँ आता है? पीएसटी से बाहर आने के बाद वो आता है ट्रिकलिंग फिल्टर पे। तो ट्रिकलिंग फिल्टर में जो पानी आ रहा है उसकी BOD 120 है, और हम एफ्लुएंट BOD डिजायर करते हैं 20। मतलब ट्रिकलिंग फिल्टर पे पानी जो आएगा 120 मिलीग्राम पर लीटर आएगा, और जो जाएगा वो कितना जाएगा? 20 जाएगा। एफिशिएंसी मिल गई कि नहीं? यहीं से 120 - 20 डिवाइड बाय 100, एफिशिएंसी यहीं से मिल गई।
वेस्ट वाटर फ्लो दिया है 2200 मीटर क्यूब पर डे का एंड रीसर्कुलेशन इज 4000 मीटर क्यूब पर डे। डेप्थ ऑफ द टैंक में बी टेकन टू बी 1.5 मीटर, मतलब एच की वैल्यू 1.5, रीसर्कुलेशन 4000 मीटर क्यूब पर डे, वेस्ट वाटर फ्लो 2200 मीटर क्यूब पर डे। बस अब आपको डायमीटर बताना है। आप सोचिए पहले कि कैसे सॉल्व करेंगे। डायमीटर निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए सरफेस एरिया, ठीक है। अब यहाँ पे जो अपने पास डेटा गिवन है वहाँ से हम लोग कुछ ना कुछ करने की कोशिश करते हैं। एफिशिएंसी ऑफ इन जनरल ऑफ अ ट्रिकलिंग फिल्टर इज गिवन बाय इन्फ्लुएंट बीओडी माइनस एफ्लुएंट बीओडी डिवाइडेड बाय इन्फ्लुएंट बीओडी इंटू 100। सो इन्फ्लुएंट बीओडी की वैल्यू कितनी है, वो है 120 मिलीग्राम पर लीटर। एफ्लुएंट बीओडी डिजायरेबल कितना है 20 डिवाइडेड बाय 120 इंटू 100, तो ये हो जाएगा 83.33%। 83.33% हमें एफिशिएंसी चाहिए। अब एफिशिएंसी का फॉर्मूला लगाइए, 83.33% एफिशिएंसी इज इक्वल टू 100 बाय 1 प्लस 0.44 रूट ओवर क्या, रूट ओवर W बाय VF। W जो कि है हमारा kg ऑफ BOD एंटरिंग पर डे, एंटरिंग ध्यान दीजिएगा है ना, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय आपका F का वैल्यू। ये जो W है ना, बहुत सारे लोग क्या करते हैं यहाँ पे सॉल्व करने के बाद W को ये लोग कैलकुलेट करते वक्त 120 माइनस 20 लेते हैं। ऐसा नहीं है। जो इसकी डिज़ाइन डेटा में दिया गया है, OLR को समझाया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मैनुअल के द्वारा, वो समझाया गया है इन टर्म्स ऑफ कि कितना एंटर कर रहा है। तो इसी वजह से जब आप W निकालेंगे, W क्या है, W है kg ऑफ BOD 5 टू बी प्रिसाइज, kg ऑफ BOD 5 entering word very important, per day, not the kg of BOD getting treated, simply what is entering per day, ठीक है। और V जो है वो क्या है, वो है वॉल्यूम ऑफ द फिल्टर। वॉल्यूम ऑफ द फिल्टर किस में लेंगे हम, मीटर क्यूब में लेंगे। तो बड़ी सिंपल सी बात है, OLR क्या है, W बाय V है। हमने क्या किया, OLR को W बाय V लिख दिया, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, राइट। तो ये क्वेश्चन ये समझाने के लिए है कि आपको यहाँ पे एंटरिंग लेना है कि कितना BOD एंटर कर रहा है। तो W कैसे निकालेंगे, 120 मिलीग्राम पर लीटर एंटर किया। अब जब हम OLR लेते हैं तो रीसर्कुलेशन इंक्लूड करते हैं कि नहीं करते हैं, नहीं करते हैं। HLR लेते वक्त करते हैं, राइट। सो W 120 मिलीग्राम पर लीटर मल्टीप्लाइड बाय क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय हो जाएगा आपका डिस्चार्ज। कितना इनकमिंग डिस्चार्ज है, वेस्ट वाटर फ्लो 2200 मीटर क्यूब पर डे, बस वही कंसिडर करना है। तो 2200 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर 3 लीटर्स पर डे, ठीक है। ये है हमारा, ये केजी में आ सकता है। केजी में कैसे आएगा, डिवाइड करिए। डिवाइड किससे करूं मैं, 10 टू द पावर 6 मिलीग्राम पर केजी से डिवाइड करिए। और ऐसे में होगा ये क्या क्या कटेगा, देखो मिलीग्राम से मिलीग्राम, यूनिट से हम खेल रहे हैं, लीटर से लीटर, तो केजी बचा ऊपर गया, पर डे तो है ही, तो केजी पर डे पे जो हमको चाहिए था वो मिल गया। तो ऐसे में W की वैल्यू हो जाएगी 120 इंटू 2200, ये हो जाएगा इंटू 10 टू द पावर 3 से 3 गया, ये हो जाएगा 264 kgs पर डे। W की वैल्यू आ गई। वंस यू गेट द वैल्यू ऑफ W, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ F ऑल्सो। F कैसे निकलता है, F निकलता है, फिर से रिकॉल करिए, 1 प्लस R डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.1 R का होल स्क्वायर। और ऐसे में R की वैल्यू क्या होगी, 4000 बाय 2200 होगी। क्यों, रिसर्कुलेशन वाला जो डिस्चार्ज है वो है 4000 मीटर क्यूब हर दिन, और जो आपका डिस्चार्ज Q0 है वो है 2200 मीटर क्यूब हर दिन, ठीक है। तो ऐसे में R की वैल्यू मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, R जो है वो क्या है, QR बाय Q0 है, वो हो जाएगा 4000 बाय 2200, और ये 4000 by 2200 will give you 1.818 R का वैल्यू। Let's put it here, 1 plus 1.818 divided by 1 plus 0.1 into 1.818 का होल स्क्वायर। अब ऐसे में ये हो जाएगा 1.1818 इंटू 1.1818
तो 2.818 डिवाइडेड बाय दिस वैल्यू, ये आ रहा है 2.017 f का वैल्यू। वंस यू गेट द वैल्यू ऑफ f, वंस यू गेट द वैल्यू ऑफ w, पुट इट हियर। कहाँ पे? ये एफिशिएंसी के फॉर्मूले में। तो चलिए इसको आगे बढ़ाते हुए लिखें। एफिशिएंसी 83.33 इज इक्वल टू 100 बाय 1 प्लस 0.44 रूट ओवर W 264 kg पर डे आया, डिवाइड बाय वॉल्यूम हमें जानना है, मल्टीप्लाइड बाय f। f हमारा अभी आया है 2.017। वंस यू कैलकुलेट दिस थिंग, सो कैलकुलेट करने के बाद आपका वॉल्यूम आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ द फिल्टर V विल कम आउट टू बी, तो ये वैल्यू जब आप सॉल्व कर रहे हैं तो ये आ रही है 633.191 मीटर क्यूब। दिस इज द वॉल्यूम। डेप्थ ऑफ द मीडियम भी दिया हुआ है कि आप जो डेप्थ ले रहे हैं वो है 1.5 मीटर। तो ऐसे में आपको मिल गया है सरफेस एरिया। सरफेस एरिया ऑफ द फिल्टर will be 633.191 डिवाइडेड बाय 1.5 मीटर स्क्वायर, और यहाँ से ये आ रहा है 422.12 मीटर स्क्वायर। 422.127 मीटर स्क्वायर जो है ये किसके बराबर होगा? ये किसके बराबर होगा? ये होगा पाई डी स्क्वायर बाय 4 के बराबर। तो ये हो जाएगा इस तरीके से, और यहाँ से इंटू 4 डिवाइडेड बाय ना पाई हो गया, और इसका हमने रूट ले लिया। तो यहाँ से डायमीटर जो हमें चाहिए था वो आ गया 23.18 मीटर। ये हमारा आंसर है। इस क्वेश्चन से हम क्या सीखे? इस क्वेश्चन से और हर क्वेश्चन से इनफैक्ट हम कुछ ना कुछ सीखे हैं। जो तीनों क्वेश्चन हमने किए हैं उन सभी से हमने कुछ ना कुछ सीखा है। इस क्वेश्चन से भी हमने ये सीखा है कि जब भी कभी आप W को लेंगे तो आप लेंगे kg ऑफ BOD एंटरिंग द फिल्टर, नॉट द kg ऑफ BOD रिमूव्ड। वो लेते हैं ऑक्सीडेशन पॉन्ड या वेस्ट स्टेबलाइजेशन पॉन्ड में, वो यहाँ पे नहीं लेते। ये डिज़ाइन डेटा जो कोड में बनाया गया है, इंपेरिकली टेस्टिंग कर करके जो डेटा बनाया गया है, वहाँ से समझाया गया है कि ये BOD जो एंटर कर रही है वो आपको डिज़ाइन में कंसिडर करनी है। ठीक है, तो ये रही पूरी कहानी हमारे ट्रिकलिंग फिल्टर की। तो आई होप आपको मज़ा आया होगा इस पूरे के पूरे सेशन में। और भी क्वेश्चंस जैसे कि मेंस के हम लोग करवा सकते हैं, लेकिन आई थिंक दिस इज मोर देन सफिशिएंट, और इसको समझ करके आप कोई भी क्वेश्चन ट्रिकलिंग फिल्टर का आप सॉल्व कर सकते हैं। बाकी अगर और भी आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो मेड इजी की वर्कबुक में और भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं जो कि हम लोग क्लास में सॉल्व करेंगे भी। तो इसी तरीके से यूट्यूब चैनल जो है मेड इजी का ये वाला, इसको आप सब्सक्राइब करिए और वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना और शेयर करना अपने जो सिविल इंजीनियरिंग के ग्रुप्स है वहाँ पर। और ये कॉन्सेप्ट मैंने बहुत ही काफ़ी डिटेल में, काफ़ी डेप्थ में डील किया, आराम से आप लोगों के इत्मीनान से, क्योंकि बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट आई थी। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद। थैंक यू सो मच।